हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जैसे अगर 24 घंटा है तो 24 घंटे से कितने घंटे प्रशांत किशोर गुस्सा रहते हैं, कितने घंटे खुश रहते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमसुल आरफीन और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हम लोग बात करेंगे, जनसुराज में बहुत सारी बातें चलती रहती है, अलग अलग बात चलती रहती है। कभी हम लोग सभाओं के बारे में बात करते हैं, कभी हम लोग रैली के बारे में बात करते हैं, कभी कोई टीका टिप्पणी चलती है उस पर बात करते हैं, अलग अलग बातें चलती है। एक बात लेकिन जो भी इंटरव्यू लेने आता है प्रशांत जी का, वो एक बात प्रशांत जी को बोल के जाता है कि प्रशांत जी आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। या सवाल पूछते हैं या तो वो कमेंट करते हैं। लोगों ने भी देखा होगा जब सभाएं संबोधित करते हैं प्रशांत जी, अलग अलग गांव में जाते हैं, जैसे कभी माइनॉरिटी के गांव में गए तो प्रशांत जी को क्या डर नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है। जहां जिस गांव में जाते हैं वहां पे जाके उनको कुछ ना कुछ सुना के आते हैं, कुछ ना कुछ बोल के आते हैं, कुछ कड़वी बात बता के आते हैं। तो क्या कारण है प्रशांत जी को इतना गुस्सा आने का? जैसे मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, तो कुछ मुसलमान एक बार गुस्सा हो गए प्रशांत जी से कि आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। तो प्रशांत जी ने फिर बताया कि सिर्फ वोट लेने से क्या होगा, वोट तो आप दे ही रहे हैं किसी ना किसी को। तो मतलब उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा सा उनके फेस पे वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है, वो गुस्सा दिखता है, जिसके वजह से लोग सामने वाले पूछने के लिए एकदम बेबस हो जाते हैं कि प्रशांत जी आपको गुस्सा क्यों आता है। तो हम लोगों ने तो बहुत दिनों तक प्रशांत जी को देखा है, प्रशांत जी के साथ रहे, अलग अलग फेजेस में उनको देखा है, बात करते हुए, हंसते हुए, मजाक करते हुए, गुस्सा करते हुए, हर तरह का बिहेवियर उन्होंने हम लोगों के साथ मतलब मिलजुल के जब रहते थे तो करते थे। तो हम लोगों ने हर फेज में देखा है, कुछ लोगों ने सिर्फ उनको गुस्से में देखा है। तो आपको क्या लगता है प्रशांत जी के गुस्सा होने का सबसे मेन कारण क्या है? क्यों प्रशांत जी इतना गुस्सा होते हैं? देखिए, ये तो गुस्सा होना, खुश होना, लोगों के साथ व्यवहारिक होना, ये तो इंसान के नेचर का हिस्सा है। लेकिन प्रशांत जी के गुस्से को हम लोग करीब से जरूर बता सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल से लगातार, और शायद हम लोग ने सबसे ज्यादा समय उनके साथ बिताया होगा। ये नहीं कहते कि बहुत कुछ उनसे सीख लिया होगा, सीखने की प्रक्रिया में ही है। लेकिन वो जो गुस्सा वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तो आया ही है, वो गिरा ही है, इसलिए हम लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हम लोगों की तो मतलब वीक में 2 बार 3 बार मीटिंग होती थी, उससे सामना हो जाता है। मीटिंग हो रही है मतलब कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ चलेगा, सुनना है ही। लेकिन अगर समझ भाई, ये भी आप देखिएगा कि वो जो उनके साथ का समय था जब हम लोग आए थे यहाँ पे, हम सब लोगों ने जीवन में जो थोड़ा बहुत अपने लिए करना था वो किया था। उसके बाद सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए। प्रशांत जी ने भी अपने जीवन का सब कुछ छोड़ दिया और फिर यहाँ पे आके बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में हम लोग को भी आदत नहीं थी कि कई बार हम लोग इस उम्र में आके भी इतना गुस्सा झेल पाएंगे क्या। सही बात है। तो पहली बात तो अपना ये पेशेंसी हम लोग का बताएगा कि 2.5 साल से हम लोग बैठे हुए हैं उस गुस्से के बावजूद, और अब इस बात के लेके गर्व कर सकते हैं, या इसलिए प्रशांत किशोर की हमारे अंदर इज्जत बहुत ज्यादा है कि उसने बहुत कुछ बदला है हमारी लाइफ में। सही बात। हम जो बात भी अभी कर पा रहे हैं, आज से 1.5 साल पहले शायद इस तरीके से बात भी नहीं कर इतना कॉन्फिडेंटली तो नहीं कर पाते, बोल देते टूटे फूटे। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो 2 लाइन भी बोलना नहीं आता था, और उन्होंने गुस्सा कर करके माइक पकड़ाया है कि जाओ हाथ में लो, जाके बोलो। जबकि हम लोग देखते हैं बाकी राजनीतिक दलों में और जगहों पे मारामारी हो जाती है कि पहले कौन बोलेगा, उसको जगह मिली कि नहीं मिली, उसका फोटो उसके नेता के साथ हुआ कि नहीं हुआ। सही बात। और प्रशांत किशोर यहाँ पे हम लोग को हाथ में माइक देके बोलते हैं जाओ जाओ, गलत सही जो मन करे बोलो, लेकिन अपने कोर में इसकी रिस्पेक्ट रखना, लेकिन जो समझ में आता है, जिस तरीके से आता है बोलो। और हम लोग धीरे धीरे बोलते बोलते अभी बैठ के वीडियो बना पा रहे हैं। एक वक्त हम 10 बार सोचते थे कि कैमरा ऑन करेंगे, हम लोग टिप्पणी करें, ऐसा तो ना हो कि हमारे मुंह खोलने की वजह से जनसुराज और प्रशांत किशोर चली जाए। तो प्रशांत किशोर का गुस्सा है वो एक दिन का गुस्सा नहीं है, वो गुस्सा बिहार को लेके जिसको सुधारने निकले हैं, वो फ्रस्ट्रेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्सा से कोई काम छोड़ दे रहे हैं करना। उनको लग रहा है कि इस वक्त इसको ये समझाने का तरीका है, सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है। कोई पुचकार के समझाता है, कोई बउआ सोना करके पुचकारता है, कोई गुस्सा करता है। और हम सबको पता है कि उस गुस्सा के बाद हम लोग को वो प्यार भी मिलता है, वो इज्जत भी मिलता है, वो प्रतिष्ठा भी मिलता है, वो जगह भी मिलती है, और वो जो व्यवहार है वो एकदम एक भाई का हो जाता है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जैसे अगर 24 घंटा है तो 24 घंटे से कितने घंटे प्रशांत किशोर गुस्सा रहते हैं, कितने घंटे खुश रहते हैं? एक तो पहली बार उनके पास समय नहीं है किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने का। सही बात है। अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो जो उनकी सुबह के से लेके शाम तक की, रात तक की दिनचर्या है, उसमें वो जगह ही नहीं है उनके पास कि वो किसी अलग इमोशन के लिए अलग से समय निकाल के करें। वो तो उस समय हो रहा होगा,
हो रहा होगा, लेकिन जो बात समझ में आई है, जो मोटा मोटी बात है कि प्रशांत किशोर का विजन बहुत बड़ा है और वो चीजों को करना चाहते हैं अपने ही जीवन काल में। एक होता है ना कि हम कोई चीज का नींव अभी बना रखते हैं और फिर वो धीरे धीरे डेवलप होती है और कई जनरेशन लगता है फिर जाके ठीक होता है। जैसे किसी भी पार्टी को बनने में, चाहे वो कोई दल बना होगा, उसने एक अपना समय लिया होगा, एक संगठन तैयार किया होगा। जैसे कई बार प्रशांत जी एग्जाम्पल भी लेते हैं बीजेपी का भी, कि उसने एक दिन में वो जीत हासिल नहीं की है। उसने अपनी विचारधारा को, चाहे वो हिंदुत्व उनका विचारधारा हो, सही हो गलत हो, उसके ऊपर बहस हो सकती है। उनके लोगों के लिए सही है, हमारे लिए वो बेहद ही गलत है। हम लोग उसके हमारे लिए वो जो उनकी विचारधारा है वो कहीं हम उनसे सहमत नहीं, तभी हम जन स्वराज में है। पर उनके लिए वो सही थी। उस विचारधारा को वो पहुंचाने के लिए उन्होंने 40-45 साल का वक्त लिया है। 2 उनके सांसद हुआ करते थे पूरे देश मिला के, और वहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया और धीरे धीरे सरकार तक बना ली है। कई राज्यों में अब उनकी सरकार है, देश में उनकी सरकार है। वो एक दिन में नहीं हुआ है, तो धीरे 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 वहां तक डेवलप हुआ है। उस समय कैमरा मोबाइल नहीं हुआ करता था, वरना उस वक्त जमीन पर जाके समझाने वाले लोग के अंदर भी वो गुस्सा होगा, वो फ्रस्ट्रेशन होगा, अगर लोग उनकी बात नहीं समझ रहे होते तो। पर वो बात अलग है। बिहार जो है वो इस देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। प्रशांत जी ने इसको सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। और प्रशांत जी का गुस्सा इस बात को लेकर है कि बिहार में रहने वाले लोग ही जब ये बात कहते हैं कि बिहार नहीं सुधरेगा, तो उसकी सुधारने के लिए जो आदमी हिम्मत कस के आया है, उसकी हिम्मत तो कहीं ना कहीं डगमगाती है। सही बात कि भाई हम तुम्ही को कह रहे हैं, तुमको कुछ करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। सब जीवन का सब कुछ छोड़ के हम चल रहे हैं। तुमको अगर लग रहा है कि बिहार नहीं सुधर सकता है तो चुपचाप बैठ के देखो तो सही। कमेंट करने की क्या जरूरत है कि बिहार नहीं सुधरेगा, यहाँ जाति बहुत है, यहाँ पे फलाना बहुत है, ठिकाना बहुत है। कम से कम हम वो चीज तो अप्रिशिएट करना शुरू करें, एक प्रयास को तो सबसे पहले समर्थन देना शुरू करें। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जनसुराज बिगड़ जाएगी, जनसुराज कैसा हो जाएगा, जातियों की पार्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो भविष्य के घरों में है। लेकिन इस वक्त अगर कोई व्यक्ति इसका प्रयास कर रहा है, वरना ऑप्शन क्या है? अब क्या आपके पास बिहार में, अगर आपको लगता है कि बिहार नहीं सुधर सकता है और आपको ये भी लगता है कि बिहार सुधरना चाहिए, तो आपके ऑप्शन क्या है, आप ही बता दीजिए। और इस तरीके का प्रयास अगर कोई पहले कर रहा होता, तो हम जैसा जानते हैं प्रशांत किशोर जी को, या हम सब, प्रशांत जी एक बार एक मीटिंग में हम लोग के बीच में कह भी रहे थे, जब हम लोग वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पाए थे, या ये कही कि हमारे साथ क्षमता ही नहीं थी, कि अगर जन स्वराज अभियान को जो पहुंचने में 1 साल लगा है, प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि अगर हम आपकी जगह पे होते तो इसको हम 6 महीने के अंदर वहां पहुंचा देते जहां हम लोग 1 साल के बाद पहुंचे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रशांत जी कहते हैं कि जिस काम को आप कर रहे हैं तो जी जान से करिए, आपके जीवन मरण का सवाल बना लीजिए, उसको उस तरीके से करिए। वहां जब कमी दिखाई पड़ती है, चाहे वो लोगों में हो, चाहे उनके दल के अंदर हो, चाहे उनके अभियान से जुड़े हुए साथियों के अंदर हो, जब वो उनका निष्ठा के ऊपर उनको लगता है कि इनको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, तो उस समय उनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है, उनका गुस्सा दिखता है कि आप इधर उधर की बात करे बिना। ये हम लोगों ने देखा है कि हर आदमी अपना काम छोड़ के दूसरों के ऊपर कमेंट करने लगता है। सही बात। तो गुस्सा का एक ही कारण है, लोगों का फेवरेट काम होता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बता देंगे कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम अभी सोशल मीडिया में हैं, हम लोग किसी तरीके से अनुसार की बात को डिजिटल माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इसको छोड़ के अभी ये कमेंट करने लग जाएं कि भाई ये सभा वाली जो टीम है वो जमीन पे जाके ठीक से लोग को नहीं समझा रही है, वो फलाने जो लोग हैं वो काम, अरे हम अपना काम तो ईमानदारी से करें, वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो ये बात पूरी हो जाएगी। सही बात। उसी तरीके से बिहार के लोगों को लगातार प्रशांत जी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सब कुछ जातियों पे नहीं होता है, वो एग्जाम्पल भी देते रहते हैं, और फिर कोई खड़ा होके 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद वही सेम बात वो कहता है कि सब जाति पात है। एक तो हमको ये भी कारण लगता है प्रशांत जी गुस्सा होने का, क्योंकि एक बात का अगर मान लिया आपने जवाब दे दिया, 1 जगह दिया, 2 जगह दिया, 3 जगह दिया, 5 जगह दिया, 10 जगह दिया, अब हर बार वही सवाल किया जा रहा है कि क्या आप बीजेपी के बी टीम है, आप बताइए पैसा कहाँ से आता है, आप बताइए कि जाति को कैसे खत्म करेंगे। तो हमको लगता है कि हर सवाल को बार बार रिपीट करके वही करते रहना भी एक फ्रस्ट्रेशन कारण है। भाई एक बात को कितनी बार बताएंगे हम तुमको। अमन, अगर मान लीजिए कि प्रशांत जी का जो एक उनका जो भाषण है, जो स्पीच है जो वो देते हैं हर जगह, वो पश्चिमी चंपारण से लेके आज तक उसका कोर नहीं बदला है। सेंटेंस बदल गया होगा, चीजें बदल गई होंगी, लेकिन जिन 5 चीजों के बारे में वो शुरू में बात कर रहे थे, पहले जो मुद्दा था वही था, और आज भी वही बात करते हैं। प्रशांत जी ज्यादातर आप देखे होंगे जो मीडिया पर्सन होते हैं, जो उनसे सवाल ये पूछते हैं, उनको ही जवाब में वो गुस्सा झलकता है। सही बात। तो क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो सवाल पूछ नहीं रहे हैं, वो पहले से देख के आए हैं, फिर भी वो उंगली कर रहे हैं।
मतलब आप देखिए कि अगर किसी को नहीं पता हो और उसके साथ एकदम से कोई बात हो जाए तो रिएक्शन आ सकता है, बात समझ में आती है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने सारा वीडियो देखा है, जिन्होंने सारे इंटरव्यू देखे और फिर आके सवाल जानबूझ के वैसा पूछ रहे हैं, और ये बताते पूछते वक्त भी ये सोचते हैं कि हम बहुत तैयारी करके आए। अब प्रशांत किशोर जी उस तरीके के लीडर नहीं है जैसा कि नॉर्मल लीडर होते हैं कि हमको आपके वोट के लिए किसी तरीके से अपने चेहरा को चमकान के रखें। मतलब स्पाइसी चीजें थोड़ा कम बोलते हैं। हम जानबूझ के आपके साथ मधुर बन जाएं। हम जानबूझ, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे कि प्रशांत जी जब जाते हैं ब्राह्मणों की सभा में तो ब्राह्मणों को ही सुना के आते हैं। सही बात है। जब जाते हैं राजपूतों की सभा, राजपूतों को उनको लगता है कि अगर यहाँ पे संख्या इनकी है तो उनको सुना के आते हैं। मुसलमानों की सभा में जाते हैं, उनको सुना के आते हैं। वो ये सुना के आ रहे हैं कि भाई हमको कभी कभी डर लग जाता था जब माइनॉरिटी की सभा में जाकर प्रशांत किशोर जी बोलना चालू करते थे, तो हमको ये लगता था क्या ये समाज इतना सच सुनने के लिए तैयार है भी कि ये जो बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है वो केरासन तेल है। सुनने में थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुसलमान केरासन तेल बन चुका है आरजेडी के लालटेन का। इस टाइप का जो वर्ड है कि आपके इस्लाम में सिखाया गया है कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके कुरान में सबसे पहले लिखा गया इकरा, बच्चे पढ़ो, लेकिन सबसे जाहिल आपके समाज के लोग हैं। मतलब ये फेस पे बोलना, इसके लिए बहुत गट्स चाहिए होता है। तो हम लोग भी थोड़ा सा सहम जाते थे कि चलो ठीक है, अब तो बोल दिए, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए हम तो मुस्लिम नहीं हैं, तब भी हम लोग को भी उस समय डरता था कि ये प्रशांत किशोर कैसे कह रहे हैं ये बात। और ये देखिए, अगर प्रशांत किशोर जी को सिर्फ वोट की जरूरत होती तो जाके मीठी बात जरूर करके आते, अपने बारे में वो बात तो बता के जरूर आते कि जिस सीएनआरसी की लड़ाई के लिए पूरा देश का मुसलमान परेशान था, वो एक प्रशांत किशोर ने बंगाल में चुनाव हरा के मोदी को और वो साबित किया कि अभी तो आप इसको होल्ड पे रखो। उनकी मजबूरी हो गई, सिर्फ बंगाल इलेक्शन के लिए उन्होंने सीएनआरसी का मुद्दा उठाया था, जहां वो बंगाल में हारे अभी तक वो मुद्दा सामने नहीं आया, अभी तक उनकी हिम्मत नहीं कि उसको आगे कर दे। फिर बंगाल का चुनाव आएगा जब, उससे पहले ये मुद्दा ये छेड़ के रख देंगे। तो ये प्रशांत जी के अंदर वो बावजूद इसके वो कभी जाके नहीं कहे कि याद है ना हम ही सब कुछ ठीक किए थे, आइए हम लोग सब मिलके सब मुस्लिम भाई एक समीकरण बनाते हैं, फलाना जातियों का एक समीकरण बना के चुनाव लड़ते हैं। वो कई बार कह रहे हैं कि भाई अगर आप इतने समझदार हैं और 30-35 साल 40 साल से आपने एक दल को अपना समर्थन दिया है, उसके बावजूद आपको मिला क्या है? अगर आपको नहीं मिला है तो वहां पे बैठे क्यों हैं आप ही के तेल से वो प्रशांत जी यही कहते हैं कि वो जो लालटेन है, क्योंकि उनका छाप है लालटेन, वो उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक अगर समझदार व्यक्ति होगा तो जल्दी समझ भी जाएगा कि वो उस किरासन तेल की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लालटेन जल रहा है। अगर वो किरासन तेल उसमें से निकल जाए तो लालटेन नहीं जलेगा। अब कई बार होता है कि एग्जाम्पल हम लोग जब लेते हैं तो किसी बार दिल को बुरा लग जाता है, उसको लगता है कोई फूल का एग्जाम्पल लेते, कोई फल का एग्जाम्पल लेते, कोई इंसान का एग्जाम्पल लेते। उन्होंने यही एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि ये समझाने के लिए कि आप ही हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, जिसके वजह से वो पार्टी वो दल चल रहा है, बावजूद इसके आपको हिस्सेदारी कभी नहीं मिली। जैसे मान लीजिए कि जिस वक्त लालू यादव का आधिपत्य खत्म हो रहा होगा, जब उनकी उम्र हो रही होगी, उन्होंने अपने लड़के को आगे करने के बजाय जब उन्होंने अगर ये देखा कि भाई पूरा जीवन हमारे साथ मुस्लिम समाज खड़ा रहा, जिसके वजह से हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम पक्ष जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे बीजेपी को वोट नहीं दे सकता है, इसलिए वो मेरे साथ है। हम उसको मजबूर ना कर दें, बल्कि उसको अगर जगह मिली थी तो उसको भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार में रखना चाहिए था। और अगर तेजस्वी यादव को अपने साथ रखना चाहते थे तो कोई मुस्लिम लड़का को भी साथ रखते और पूरे आरजेडी के लोगों से पूछते कि सबसे काबिल कौन है, और तब इसका चुनाव करते, तब फ्रस्ट्रेशन नहीं आता। अगर वो अपने समाज से ही किसी दूसरे मजबूत लड़के को खड़ा करते और बोलते कि पूरा यादव परिवार जो है 30-35 साल से आरजेडी का साथ दिया है, तो ये लड़का जो है बहुत संगठन में बहुत मेहनत किया है, बहुत काम किया है, इसको देते हैं। जो आदमी उस सीन से ही गायब था, जो वहां से घर से छोड़ के क्रिकेट खेलने चला गया, जो बाहर निकल के जो लालू यादव के जो इलीगल बिजनेस थे उसको संभालने चला गया, इधर उधर की जो प्रॉपर्टी उन्होंने काटा कर रही थी उसको संभालने चला गया, उसका पार्टी से कुछ लगा ही नहीं। जब वो क्रिकेट में असफल हो गया, जब उसको कोई मौका नहीं मिला, तब चूंकि पिताजी की पार्टी थी तो वापस आके वहां बैठ गए। उस वक्त जब वो तेजस्वी यादव बड़े हो रहे होंगे, उस वक्त कितनी यादवों ने अपनी कुर्बानी दी होगी पार्टी को खड़ा करने में, कितना खून पसीना बहाया होगा। क्या उन लोगों में से एक व्यक्ति भी नहीं मिला? क्या जब अगर उनके समाज में नहीं मिला तो जो साथी उनके साथ लगातार लगे हुए थे, किसको नहीं पता है कि उसकी नीयत में भी तो नहीं है ना कि किसी दूसरे को दे दिया जाए, मतलब तो किसको नहीं मालूम है कि बिना मुस्लिम का आरजेडी का कोई वजूद नहीं है, सही कोई वजूद नहीं है बिना मुस्लिम का। तो उस मुस्लिम समाज के साथियों को, भाइयों को कहाँ कोई हिस्सेदारी दी है? अभी भी नहीं देते। लेकिन ये बात है कि मुसलमानों को ये उनका राइट, जैसे मान लिया कि जैसे बिहार में ही देखे तो एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, लिटरेसी रेट बिहार की अच्छी नहीं है,
उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है कि मुसलमानों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, वोट के बारे में नहीं पता है। तो मुसलमानों के मन में जो बिहार के बैठ गया वो ये है कि हमको अपना हक जो चाहिए वो हम खुद से नहीं लड़के देंगे। मेरा बेटा पॉलिटिशियन नहीं बने, मेरा बेटा उस कीचड़ में ना जाए, मेरा बेटा नाली ना साफ करे, हम पकड़ ले किसी तेजस्वी यादव को, किसी लालू यादव को, किसी कांग्रेस को जो हमको बीजेपी से बचा के रखे, डरा के रखे, मतलब जो डर बना हुआ है उससे बचा के रखे। गुस्सा इसी बात पे गुस्सा आता है। तो कई बार गुस्सा करते हैं कि भाई तुम आके खड़ा क्यों नहीं हो रहे हो? सही बात है। तुम उनमें से एक क्यों नहीं बन सकते हो? अगर इस राज्य में एक लालू यादव है, एक नीतीश कुमार है, तो एक तुम्हारे अंदर भी तो लीडर होना चाहिए। सही बात, एकदम जो ये कहे कि भैया हम ये दल जो है पूरे बिहार का दल है, सिर्फ मुस्लिम जो है इसका नेतृत्व करेगा और बाकी सारे जातीय और समुदाय के लोग मिलकर इस दल को बनाया जाए। ऐसा कब होगा? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आरजेडी ने मुसलमानों को ये दिखाया है कि आप बस हमको वोट दीजिए, हम आपको बचा के रखेंगे। इस बात पे मुसलमान कन्विंस भी रहे। जब प्रशांत जी को इसी बात पे लोग जब बीजेपी का एजेंट बताते हैं तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा? आप सोच के देखिए, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भैया संख्या के आधार पर हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक बार के लिए कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम है और वो हिस्सेदारी दे रहे हैं तो वही टीम सही है ना भाई? सही बात। जैसे और दूसरी बात ये देखिए, उन्होंने एक नियम लगाया है वो संविधान में हमारे, कि हमारे अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 1 साल का ही होगा और हर साल के बाद वो बदल जाएगा और वो दूसरे कम्युनिटी से होगा। मतलब जो 5 कैटेगरी बताई गई कि भैया एक जनरल कम्युनिटी है, हिस्सेदारी देने की बात हो रही है, ऐसे जो 5 कम्युनिटीज हैं उनमें से हर साल अलग चुनाव होगा और जिसको एक बार चांस मिल गया है और फिर उसका नंबर उन 5 को चांस मिलने के बाद 6ठे नंबर पे आएगा और इससे हर बार किसी ना किसी को मौका मिलेगा प्रतिनिधित्व करने का पार्टी का। चुनाव जीतना हारना और सरकार में आना नहीं आना तो वो तो बाद की बात है, लेकिन जो पहला आपके हाथ में है कि जो चीज आप बना रहे हैं उसी में तो आप कर सकते हैं। तो जो पहले पार्टी वो बना रहे हैं उसी में वो कह रहे हैं कि भैया हर साल एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा हाशिए पर दलित है तो सबसे पहले उन छोटे भाई का हाथ पकड़ना वो सबसे कमजोर है, तो सबसे पहले दलित साथियों को मिला, जिसके एग्जाम्पल मनोज भारती हुए। और प्रशांत जी हमेशा एक बात कहते रहे, जिस बात को लोग नहीं समझेंगे तो गुस्सा आएगा ही। प्रशांत जी बात कब से कह रहे हैं कि भाई हर काबिल आदमी किसी ना किसी समाज का है और हर समाज में काबिल आदमी है। तो हर समाज से जिस काबिल आदमी को निकाला, प्रशांत जी ने दलित भाइयों के बीच से अगर मनोज भारती को निकाला, तो आप ये बताइए कि इस बिहार में उनसे ज्यादा काबिल व्यक्ति भी कौन दिखाई पड़ता है? अब ये लोग एक्सेप्ट करने के लिए कई बार तैयार नहीं होते हैं, जो आम जो लोग हैं, जो मीडिया पर्सन है, जो बाकी पार्टी, क्योंकि अभी आदत नहीं बनी है वैसी। उनको ऐसा लग रहा है भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना कुछ आदमी, बिहार में वही है, काबिल जो हो जाता है उसको लोग रिजेक्ट करता है कि अरे ये तो बहुत काबिल, हमारे जैसा नहीं दिख रहा है। सही बात है। अब देखिए शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वाला ही यहाँ पत्रकार है, वो दलित पत्रकार ही है। मनोज भारती को कभी वो जनसुराज के अध्यक्ष बनने के बाद कभी उसको समर्थन ही नहीं दिया, और वही आदमी जब ये दल बना नहीं था तो कह रहा था कि जीवन में कभी दलित को कभी अध्यक्ष बना के दिखाओ, और जब बन गए तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। कह रहा है तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनकी कमी है कि पढ़े लिखे हैं, तुम भी बनो। और एक पढ़ा लिखा आदमी जब किसी जगह पे बैठेगा तभी तो शिक्षा की चिंता करेगा। इस बात पे एग्जाम्पल हमको याद आ गया, एक बार आपको याद होगा जब लालू प्रसाद जी का था, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं इसलिए हमको याद है कि चीटिंग बहुत होती थी उस वक्त। आपको याद होगा, फोटो याद करिए कि मतलब खिड़की के बाहर लोग वायरल फोटोज ये सब के ऊपर लोग खड़े होकर चीटिंग कराते थे। ठीक है, अलग अलग जगह से चीटिंग हो रही है, यहाँ वहाँ चल रहा है। बिहार का फोटो ऐसी वायरल हो रहा और डीएम जो है वो आके बार बार चेक कर रहा है अपने जिला में कि कहाँ चीटिंग नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है। और जहां उसने थोड़ा सा मतलब थोड़ा मजबूती से अपनी बात रख दी तो सरकार उसका पोस्टिंग कर देगी, भाई ये क्या कर रहे हो तुम, सही बात, पूरा वोट खत्म कर दोगे। उन्हीं बच्चों के जो बच्चे वहां पे चीटिंग कर रहे हैं वही बच्चे पास करेंगे, उनको डिग्री मिलेगी तो उनके माँ बाप हमको वोट देगा, तुम जाके वहीं पे चीटिंग रोक रहे हो। मतलब क्या हरकत है ये? नौकरी तुमको देनी नहीं थी, वैसे भी यहाँ पे जो भी डिग्री लेंगे उसके बाद बाहर जाकर उनको मजदूरी करना है, तो तुम इसमें बीच में उंगली क्यों कर रहे हो? तो जो भी डीएम थोड़ा सा भी जो सख्त होता था उसको वहां से हटा दिया था कि भाई चीटिंग रोक रहा है। और ये बात आप देखिएगा, ये लालू प्रसाद यादव ने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा है। उनसे एक बार उससे पूछा गया कि जब भी तस्वीर आती है बिहार की, यूपी भी उस समय उसी स्थिति में था कि बिहार यूपी की जब भी तस्वीर आती है तो किसी बिहारी पत्रकार ने पूछा था तो दिल रो देता है कि जब महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि तुम लोग क्या पत्रकार बनोगे, तुम लोग तो डिग्री खरीद के आए हो, चीटिंग करके पास आए हो। और वो न्यूज भी आता है, ये देखिए ये प्रथम वरीयता के साथ पास किए हैं और इनके अभी तक भारत के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं। एक आपको न्यूज याद होगा, शायद मीम भी बना था उस पे, बिहार की एक टॉपर बनी थी, रूबी राय नाम था शायद, रूबी राय नाम था।
वो बिहार में टॉपर बनी, उनसे जाके इंटरव्यू लेने गया तो कुछ कुछ सवाल पूछा, जवाब नहीं दे पाया। तो वो बता रहे हैं कि मैंने तो पापा को सिर्फ बोला था कि मुझे पास करा दी, उन्होंने मुझे टॉप करा दिया। तो बिहार में ऐसे लोग टॉप कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हम लोग इस पे मुस्कुरा ही सकते हैं, क्योंकि हमारी बेइज्जती है। असल में अंदर से जो आ रहा है वो गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करें? अब यही बात हम लोगों ने मुस्कुरा के कह दिया, यही बात प्रशांत होते तभी गुस्सा में कह देते। सही बात, भाई तुमको इस समझ में नहीं आ रहा है कितनी बड़ी बात है। सही बात। जो पूरे बिहार का जो टॉपर है उसका एग्जाम्पल अब जो आप सामने रख रहे हो, और ये नीतीश कुमार के जन्म में जो कहते हैं कि शिक्षा में खूब सुधार किया है इन्होंने, महिला का बहुत आगे किया, ऐसे महिला को आगे किया है कि उसको मालूम ही नहीं है कि वो टॉप कर गई है, उसको आके पत्रकार बता रहा है कि आप टॉप कर गई हैं। और आप देखिए, बात यहीं तक नहीं है, वो हम आपको उदाहरण दे रहे थे इसका कहां से गिरावट शुरू हुआ था कि पहले लोग पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करते थे। 1990 के बाद जब वो सरकार आई तो पढ़े लिखे लोग अपना जान बचा के यहाँ से भाग रहे थे, पता नहीं बेइज्जती कब हो जाए यहाँ पे, कब लोग हमको। वो एस सी वर्मा भी उसी रीजन में यहाँ से उनसे भी जब बात होती है तो कहते हैं कि 90 के दौर में अलग ही युग था, वहां पे पढ़े लिखे लोगों की कोई पहचान नहीं थी, जिसने दुनिया भर में नाम कमाया। एस सी वर्मा ने, उनकी किताब पढ़े बिना कोई आईटी में जा नहीं पाता है। और वो आदमी जो है वो यहाँ पे किसी सिन्हा, ये सब लोग हाशिए पे रहे जब भी उनकी सरकार रही। जो पढ़े लिखे लोग थे उनका यहाँ पे कोई पूछ नहीं था। वहां पे लालू यादव का एक बयान आया था, बहुत सार्वजनिक बयान था, और लोग बहुत हंसे थे उस वक्त इंटरनेट वगैरह उतना नहीं था, लेकिन जब टीवी पे वो आता था तो लोग हंसते थे बहुत। और अब देखिए किस तरीके का लीडरशिप था उस वक्त। लालू प्रसाद यादव कहते हैं, जब उनसे पूछा किसी सवाल ने कि भैया बहुत दर्द होता है जब हम ये देखते हैं कि बिहार में चीटिंग हो रही है, वो तस्वीर जारी होती है, फ्रंट पेज पे आती है कि 24 एक्सपेल्ड, 25 एक्सपेल्ड, 27 एक्सपेल्ड, और फिर बाद में पता चलता है कि सब एक्सपेल्ड को भी आप मुख्य धारा में लाके उनको पास करा दे रहे हैं, चीटिंग कर दे रहे हैं। वही करप्शन थी। पहले वो एक्सपेल करते थे तो उनसे पैसा लेके अब उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एक बार आप एक्सपेल्ड हो गए, अगर आपको वहां पे पैसा नहीं देने दिया गया, वहां चीटिंग करके पास किया तो ठीक है। अब वहां मान लीजिए डीएम ने सख्ती करी, थोड़ा सा आपको एक्सपेल कर दिया कि आप चीटिंग कर रहे हैं, चलिए हटिए बाहर निकलिए, उनको बाहर निकाल दिया। अब उनको और बढ़िया हो गया, अब 400-500 रुपए देंगे अपने पेपर का, वहां से पास करके चले जाएंगे, और जितना भैया नंबर चाहते हैं उनसे पूछा जाएगा, इतना पैसा दीजिएगा तो इतना परसेंट, इतना पैसा दीजिएगा इतना परसेंट, सेकंड डिवीजन चाहिए तो इतना परसेंट, जिसको जिससे मन है वैसे करके चला गया। और इस पे लालू प्रसाद यादव ने क्या बयान दिया था कि भैया चीटिंग भी वही करता है जिसके पास दिमाग होगा। आप सोच के देखिए कि आप किसी बिना दिमाग का चीज को प्रमोट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। देखिए बिना किसी उन्होंने कहा था जो समझदार नहीं होगा उसको आप किताब दे दीजिएगा तभी वो चीटिंग नहीं कर पाएगा। जैसे तेजस्वी यादव एक बार बोले थे कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, हम चाहते तो कब का डिग्री खरीद लिए। हाँ बताइए, ये मेरी ईमानदारी है कि हम 9वीं फेल रखे। बताइए, वो बात सही कर रहे हैं क्योंकि उनके जमाने में ये हुआ यही चलता था कि जब घर घर में डिग्री खरीद लिया गया तो तेजस्वी यादव नहीं खाया तो बहुत बड़ी बात थी भाई। सही बात है, वो ईमानदार आदमी हुआ नहीं, बहुत बड़ी ईमानदारी है बिहार में। ईमानदारी का ये जो है पैरामीटर, और वो तो चल इसलिए नहीं पाया उनका क्योंकि वो डीपीएस में पढ़ने चले गए थे। वो प्राइवेट संस्थान था तो वो नहीं माना इनकी बात को, इनकी चीटिंग को नहीं मान पाया तो नौवा फेल हो गए। किसी और अगर अपने ही सरकार के स्कूल में होते हो सकते थे ये। और चूंकि लालू प्रसाद यादव को तो मालूम था कि उन्होंने कैसी व्यवस्था बनाई है शिक्षा की, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते उस व्यवस्था में, वो तो पढ़ा नहीं सकते थे, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल में जाके भेजा, तो वहां उनकी काबिलियत नहीं थी। ये बात गुस्सा प्रशांत जी को क्यों नहीं आएगा जब एक व्यक्ति पढ़ने गया वहां फेल हो गया, क्रिकेट खेलने गया वहां फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया, तो उसके बाद में पता लगा कि पापा की दुकान तो है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलते थे, आई प्लेड गुड क्रिकेट, और ऐसे मतलब वो अभी वीडियो नहीं आया है कहीं, जब वो जारी कर देंगे तो वो भी हम लोग लेकिन एक लालू यादव जी का वीडियो वायरल हुआ था इस बारे में, आपने देखा होगा शायद। वो पार्लियामेंट में ऐसा करके बोल रहे थे कि मेरा बेटा गया था क्रिकेट खेलने, मैं भी गया कि शायद वो खेलेगा, देखिए लेके पानी ढो रहा है और यही बात जब प्रशांत किशोर ने कह दी थी, रोहिणी आचार्य ने उनको कुत्ता और पता नहीं क्या क्या कहा था, और गाली गलौज भी की थी उनसे, क्योंकि प्रशांत जी ने ये बात इसलिए वो कह रहे थे, फैक्ट है इसलिए बोल रहे थे भाई बिहार के वो लड़के, और खासकर हम जैसे लोगों को, उनका गुस्सा किस पे था, हम जैसे लड़कों पे था कि तुम जब ग्रेजुएट हो, तुम जब नौकरी चाकरी कर रहे हो, तुम्हारी जब इतनी समझ है कि सरकार को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो तुम सरकार के बाहर बैठ के कमेंट्री क्यों कर रहे हो? तुम आके उसमें अपनी जगह क्यों नहीं बना रहे हो, जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हो, उसको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे आंख के सामने एक लालू यादव का लड़का जो इतना नाकाबिल है, भाई आज आप उसको इसलिए जान रहे हैं, आप उसकी इसलिए बड़ाई कर रहे हैं या उस पार्टी के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो उसका आका है, उसका लीडर है जिसकी पार्टी में उनको रहना है, और उसी का
उसी के लीडरशिप में काम करते करते दो को पैसा कमाना है, चाहे वो अपहरण के थ्रू कमाना हो, चाहे करप्शन के थ्रू कमाना हो, चाहे पेपर लीक करके कमाना हो, उनका तो सारा कमाई धमाई उसी में है, तो वो तो समर्थन करेगा ही। पर वो लड़के जिनको लग रहा है कि गलत है, अगर वो भी उसमें अंदर हंस रहे हैं, सिर्फ कॉमेडी के लिए लालू यादव का वीडियो देख रहे हैं, तेजस्वी यादव का, और वोट में भी वो तब्दील कर दे रहे हैं, फिर तो मुश्किल बात है ही। वो वही गुस्सा है उनका कि बार बार दिख रहा है कि भैया तुम जब उनसे ज्यादा समझदार हो, होशियार हो, तो तुम ये बैठ के कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि तुम्हारा लीडर जो है नौवीं फेल हो। और नौवीं फेल से ही मतलब नहीं है, नौवीं फेल हो तो सामाजिक रूप से बहुत मजबूत हो, यानी कि जब तक अगर तेजस्वी यादव जब तक राजनीतिक जीवन में नहीं आए थे, तब तक अगर वो सामाजिक कार्य कर रहे होते, अगर घर घर उस समय घूम रहे होते, उन्होंने अपने हिसाब से बिहार को समझा होता, समझ बनाई होती तो कुछ यादव से आगे बढ़ के उनको पता होती कि भाई लालू प्रसाद यादव की विरासत मिली है हमको, तो हमको इसको और बड़ा करना है, और जाके गांव में एक घर घूमेंगे। तो ये आदमी कभी लंदन जा रहा है, कभी अफ्रीका जा रहा है, कभी घूम रहा है, कभी फिर रहा है, भाषण के समय चला रहा है, चुनाव के समय चला रहा है, मीटिंग कर रहा है, टिकट बांट रहा है, और फिर करके निकल जा रहा है। अब ऐसे लोगों को जब हम समर्थन करेंगे, या बिहार के लोग उसमें आस देखेंगे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, तो फिर दुख होगा ही। तो इसी बात का गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है कि प्रशांत किशोर जब एक बार शुरुआती की ही बात है, ये गुस्सा कोई आज की बात नहीं है। प्रशांत किशोर तो ये कहते हैं कि मेरा गुस्सा कम हुआ है, क्योंकि जब हम लीडरशिप वाली भूमिका में आए, यानी कि जब हम सार्वजनिक मंच पे आने लग गए, जहाँ पे कैमरा ऑन होने लग गया, तो गुस्सा तो हम पहले से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर पा रहे हैं, 10 लोगों के बीच बहुत लिमिट नहीं कर पा रहे हैं। वरना अभी तक जो मुझे मिला है वो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, हम किसी चीज का बचाव नहीं करने बैठे हैं, और प्रशांत किशोर की अपनी पर्सनालिटी है, हमारी अपनी पर्सनालिटी है, बाकी लोग की अपनी पर्सनालिटी है, उसके ऊपर नहीं कर जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कोर में इतनी ईमानदारी है कि वो गुस्से से बाहर निकलता है। जैसे कि एक माँ, अगर उसका बच्चा छोटा है, उसको मालूम नहीं चल पा रहा है, और बार बार आग की तरफ हाथ लेके जा रहा है, और माँ ने 2 बार मना कर दिया कि बाबू उस हाथ आग की तरफ मत लेके जाओ, क्योंकि हाथ जल जाएगा। बच्चे को उतना सेंस नहीं है, वो बार बार उसको छू के देखना चाह रहा है कि वो चीज क्या है, और उसको मालूम है कि अगर एक बार भी छुआ तो ये गलती हो जाएगी, उसके पास गलती करके सीखने का चांस नहीं है। तो माँ क्या करती है, खींच के हाथ खींचती है और एक थप्पड़ लगाती है। वो थप्पड़ के डर से बहुत दिन तक आग के पास नहीं जाता है। लेकिन दूसरे देखने वाले जो सीन बनाते हैं वो ये तक कहते हैं कि बच्चे को एक औरत ने मार दिया। हाँ, मतलब सीन तो ऐसे बनता है। हाँ, मतलब उसका बच्चा, न्यूज वाले ऐसे पोर्ट्रेट करते हैं। उस समय लगता है कि यही ज्यादा जरूरी था। अगर ये बच्चा बार बार ये गलती कर रहा है, इसका हाथ जल जाएगा, तो फिर बड़ा होगा तो कहेगा माँ तुमने मुझे रोका नहीं, जब मैं आग में हाथ, तब क्या तुम इग्नोर कर दिए थे, तुम कहाँ थी। ये हो सकता है ना, उस हादसे में उसका शरीर झुलस सकता है। पर वो जब आगे हाथ लेके गया तो एक बार उसके पीछे खींचा और एक थप्पड़ उसको लगाया जोर से, और उसको उस आग से अब डर नहीं लग रहा है, उसको थप्पड़ डर लग रहा है। और जब बाद में वो बड़ा होता है, जब उसका सेंस काम करता है, तब उसको पता लगता है कि माँ ने मुझे क्यों मारा था, नहीं तो आज वो जिंदा नहीं होता, वो जल चुका होता। तो वही प्रशांत किशोर जिस वक्त यहाँ पे आए हैं, जहां हर कोई इतना नेगेटिव हो चुका है कि बिहार सुधर ही नहीं सकता है, यह सब बात जातीय पे होता है, कौन सुधारेगा, जीवन देख लिए, फलाना कर लिए, पर ये कोई नहीं बता रहा है कि अगर यहाँ सुधर नहीं सकता है तो आपने जीवन में आखिरी बार प्रयास कब किया था सुधारने के लिए। आपने कमेंट्री की है, हम लोग भी करते थे, हम भी उन्हीं में से थे भाई। जब दुनिया के बाहर बैठे थे तो हमको लगता था कि बिहार में काश ये कर दिया होता, नीतीश कुमार तक माहौल जम गया होता, ये कर दिया होता, वहां जो फैक्ट्री लगता तो कितना मजा आता। एक छोटा सा कोई मॉल या दुकान आप सोच के याद करिए, स्थिति इतना खराब था, एक कहीं मॉल कहीं खुल गया, पीएनएम मॉल खुला तो इतने खुश हुए लोग, कहीं बढ़िया मल्टीप्लेक्स खुल गया, कहीं कपड़ों का बढ़िया दुकान खुल गया, तो हम लोग देखते बाप चकाचौंध इतना लाइट, रोज जाके वहां मोटरसाइकिल लेके 4 बार नहीं आते थे कि यार ये देखो ना पटना में कितना तरक्की हो रहा है, कितना हम लोग का भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जबकि वो कोई व्यक्ति अपने संसाधन से लाके वहां लगा रहा है। अब 4 दिन के बाद पता चलेगा कि उसको उठा के ले गए, उससे वसूली हो गई, बाद में उसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसकी किडनैपिंग हो गई, तो सारा पैसा देना पड़ गया। तो ये मतलब इस तरीके से हम लोग को सोच बना दिया है कि थोड़ा कुछ भी अच्छा हो रहा है तो हम उसको बहुत बड़ा मान रहे हैं। जैसे आप सोच के देखिए, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया कि पहले साइन से 10 लाख नौकरी करेंगे। लोग को शर्म भी नहीं आई, उस 10 लाख में से पहली बात उन्होंने कहा कि 5 लाख कोई नौकरी मिली, ठीक है, उन्होंने कहा था, याद करिए, पहले साइन से पहला जो साइन करेंगे उसमें 10 लाख नौकरी देंगे। पूरा जुगत लगाया तो इन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया है। जब रिजल्ट आया, जब बाहर आया डेटा, तो पता चला 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है, जो सच्चाई है, 1.5 लाख को नौकरी मिली है। वो भी नौकरी में से 1.5 लाख में से 25,000 लोग ऐसे थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, बाकी सब मानदेय पे काम कर रहे थे, उनको परमानेंट किया गया था, उसको भी उसी में जोड़ लिया गया। मतलब कुल मिला के आप सोच के देखिए, 25,000 लोग को आपने नौकरी दी, 5 लाख उसको बताया, 10 लाख आपने कहा था, और इसमें पूरा बिहार जो है, मतलब वो तबका जिसको ना नौकरी मिली है ना उसको नौकरी से मतलब था, वो भी ये देख के कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो है नौकरी उस वक्त दी। क्यों? क्योंकि
एक साथ इतनी नौकरी कोई दे नहीं रहा था, उसने एक नंबर बताया, उस नंबर के हिसाब से काम किया, बन गया कि हाँ साइकोलॉजी में लोग घुस गया और लोग को लग गया नौकरी। अरे भैया, और प्रशांत जी ने बात कितनी बार कहा कि चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक मात्र 2% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, 98% लोग के पास नौकरी नहीं है। हम लोग जब पदयात्रा में थे तो हम लोग सुबह सुबह कल्चर इवेंट कराते थे, तो वहाँ के सरकारी स्कूलों से ही ज्यादातर बच्चों से बात करते थे और उन बच्चों को यहाँ पे लेके आते थे, उनसे कुछ क्विज प्रतियोगिता करते थे। और जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है या आगे जाके तैयारी करना चाहता है, तो उनसे जुड़े हुए लोगों को हम लोग उनको मार्गदर्शक मंडल में डालते थे कि अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप इनसे पूछिएगा। अगर आपको जितनी भी मदद करनी होगी, जनता सरकार में तो नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ना का इच्छा रखते हैं तो हमसे जितनी मदद हो सकती है मार्गदर्शक के रूप में हम लोग इस करने का कोशिश करेंगे। उसमें जब भी हम लोग स्कूल में जाते थे तो टीचर जो है वो खुशी खुशी अपने बच्चों को हमारे कैंप में इसलिए भेजता था क्योंकि वो बोलता था कि ठीक है जा रहे हैं, इस स्कूल में मैथ का टीचर नहीं है, तो बोलता था कि साइंस का टीचर नहीं है, साइंस का पीरियड चला, ले जाइए बच्चों को। आप सोच के देखिए, मतलब स्कूल में जाएंगे तो पीटी टीचर जो है, एक स्कूल में हम लोग गए, वो पीटी टीचर जो है वही मैथ का भी क्लास ले रहा था, साइंस का भी क्लास ले रहा था, एसएसटी का भी क्लास ले रहा था। मेरे पापा भी हाई स्कूल में टीचर थे, वो वैसे उर्दू के टीचर थे, लेकिन वो इंग्लिश का भी क्लास लेते थे और अलग अलग सब्जेक्ट का भी लेते थे। वहां पे मजबूरी ये था कि जो क्लास लेने वाला है वो है ही नहीं वहां पे प्रेजेंट, तो अब उनका कनेक्शन बन गया था बच्चों के साथ कि भैया इन बच्चों को पढ़ना है। बच्चे लोग भी थोड़ा मतलब इज्जत करते थे कि ये सर हैं जो पढ़ाते हैं। जैसे गांव में ऐसा होता है कि अभी भी जो अच्छे टीचर हैं समाज उनका बहुत इज्जत करता है कि सब्जी लेने जाइए तो वो 2 रुपया कम कर देगा, ये लेने जाइए तो वो 5 रुपया कम कर देगा, ऐसे बहुत इज्जत करता है। तो पापा को लगता था कि हम तो अपना सब्जेक्ट पढ़ा ही रहे हैं, हमको शायद दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी फ्री टाइम में फ्री पीरियड है तो हम ले लेते हैं। तो वैसे टीचरों की संख्या बहुत कम है जो ईमानदारी से अपना क्लास भी लेते हैं और दूसरे का भी लेते हो। अब दूसरे के लेने की जरूरत तो तब पड़ रही जब वहां पे कोई फैकल्टी या फिर कोई टीचर नहीं है। वहां पे सरकारी स्कूल में मेरे पापा के कंप्यूटर लैब बना, जिम बना, और 2 साल बाद जाके देखे तो पूरा खंडर है, खुला ही नहीं है वो लैब, खुला ही नहीं है वो जिम, बस फोटो खिंचा के लैब के नाम पे पैसा आया होगा, वो जिम के नाम पे पैसा आया होगा, उसमें कुछ उसमें लगाया गया, कुछ खाया गया, कुछ इक्विपमेंट आया, उद्घाटन हुआ और वैसे ही हो गया। लोगों को ना जागरूक किया गया कि भाई जाइए आप इस काम को, इसको इस्तेमाल कर भी सकते हैं। ऐसा भी हम लोग भी एक जगह कहीं सरकारी विद्यालय में वहां शौचालय बना हुआ था, उसमें गेट लॉक था, तो जो उसको बनाने वाला ठेकेदार था वही आता था तो गेट खोलता था, उसमें काम करता था, बाकी उस सरकारी स्कूल के बच्चे उस बाथरूम का यूज ही नहीं कर पाते थे। नया बनाया था और ये जो स्कूल है वो स्कूल से साइड में बनाया गया था, उसका इस्तेमाल वो कर ही नहीं पा रहे थे बच्चे, क्योंकि वो ताला ही नहीं खोलता था। अब ये देखिए, मतलब नियत भी आप देखिए लोगों की। अगर आप जिस जॉब की बात करें, आप भी बता रहे हैं, हम लोग भी स्कूल में जाके देखे कि हर स्कूल में शिक्षकों की कमी है और कहीं कहीं पर शिक्षक एक्स्ट्रा भी हैं। जैसे क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम 4 ही है उस स्कूल में और शिक्षक 8-9 है, तो बाकी जो बैठ के उधर गप कर रहा है, आगे चल रहा है, मतलब इतना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हैं कि भाई जहाँ शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक को भेजो, जहाँ बिल्डिंग नहीं वहां बिल्डिंग बनाओ, जहाँ पे बच्चे नहीं वहां बच्चों को लाया जाए, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। प्रधान जी हमेशा बोलते हैं कि जहाँ पे बिल्डिंग है वहां बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहां टीचर नहीं है, जहाँ तीनों है वहां पे शिक्षा नहीं है। और इसका मिला के पूरा स्कूल का बंटाधार कर दिया गया है। ना हमने शिक्षकों पे ध्यान दिया है, ना हमने इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, ना उनके लिए खेलकूद का बढ़िया मैदान बनाया है, ना उनके अंदर वो चीज डेवलप की है कि वो 10 साल जब 10वीं क्लास पास करके आगे जाएगा तो कैसे अपने सब्जेक्ट को चुन पाएगा आगे जाके। वो कैसे भी करके जो सब्जेक्ट मिल रहा है, जो टीचर अवेलेबल है, वो सब्जेक्ट लेके चल जा रहा है। कई सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं बिहार में, क्योंकि उसका शिक्षक ही नहीं है, उसका कोर्स कराने के लिए कभी डिजाइन ही नहीं किया गया है। बाकी भी कई जगह राज्यों में ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे उनको ऑप्शन मिलता है कई चैप्टर्स को पढ़ने का, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े तो उनको मालूम है कि शिक्षक नहीं होने की वजह से जो शिक्षक अवेलेबल है मार्केट में, फिर आपको वही सब्जेक्ट लेना पड़ता है ताकि आप वही पढ़ पाएंगे, फिर आप, वरना आपको फिर पैसा लेके बाहर जाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके की व्यवस्था है मतलब शुरुआती दिनों में, और यही गुस्सा जो है वो प्रशांत किशोर को गुस्सैल बनाता है। और कैसे नहीं आएगा, हम लोग कम प्रयास कर रहे हैं इसलिए गुस्सा कम आ रहा है। सही बात। अगर पूरा जान का सब कुछ झोंक दीजिएगा ना, बहुत गुस्सा आएगा। अगर आप अपने बच्चे पे सुबह शाम पैसा खर्च कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे और वहां पे दारू पी रहा हो, नाच रहा हो, घूम रहा हो, फिर रहा हो, जब 2 साल तक बर्बाद कर दिया हो, तब वो पिता बताए कि उसे गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वही प्रशांत किशोर है जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ बिहार की तरक्की के लिए लगा हुआ है, सिर्फ बिहार को 10 अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए लगा हुआ है। और चूंकि वो पहले से अलग अलग दलों के साथ काम किया हुआ है तो उसके साथ वो बैगेज भी लेके घूम रहा है, उससे वो इनकार भी नहीं कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि यही मेरी पहचान थी दोस्त, और वही काम जो मुझे लगा कि करते वक्त बिहार नहीं सुधर पाएगा, देश नहीं सुधर पाएगा, तो मैंने अपने हाथ में लिया है कि अगर मैंने ये काम किया है, अलग अलग दलों को जिताया है, तो चल के एक बार जनता का हाथ पकड़ते हैं,
उनको बोलते हैं कि दल के लोग कैसे तुमको बेवकूफ बनाते हैं, ये बेवकूफ नहीं बनोगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। कुल मिला के गुस्सा होने का कारण बहुत है, गुस्सा होने का बिहार बदलाव का मौका सिर्फ एक है। हाँ, मतलब तो, इस प्रक्रिया में कोई भी बाधा बनेगा तो प्रशांत किशोर जी का गुस्सा उसको झेलना पड़ेगा। अगर आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या इत्तेफाक नहीं रखते हैं, यही प्रशांत किशोर आप देखिएगा, जिस दिन हम लोग चूंकि उनको जानते हैं कि अगर वो आदमी गुस्सा करता है तो उतना ही हम लोग को पुचकारता भी है, और इतना ही नहीं है, मजे में पूरा एकदम हम लोग कैंप का पूरा मजा लेते थे। अगर आपके अंदर एक छोटी सी बात हो, पहले बात तो प्रशांत किशोर बहुत ह्यूमरस आदमी है, सही बात है, वो इतना फनी आदमी है, अगर आप उनके साथ अगर आप बैठ जाए तो आपको समझ खुल जाएगा, इतना हंसाते हैं वो। अंदर से ये भी थोड़ा डर लगेगा कहीं मेरा ना मजा ले ले, ये भी लगेगा कि उसका ले लेते तो बहुत मजा आता। मतलब प्रशांत बहुत हंसाते हैं, उनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो। अगर जब कई मौका नहीं मिलता है उनको दिखाने का कभी, खासकर लोग शायद समझेंगे मैंने, अगर वो सरकास्टिक कहीं पे हो जाए तो लोग शायद उसको लिटरली वैसे ही ले लेंगे जैसा वो बोल दिए। मतलब प्रशांत किशोर की भाषा ही नहीं है कि वो किसी को मतलब खुश करने वाली भाषा बोले, वो हमेशा बोलते भी हैं कि हम आपको करेला का जूस पिलाने आए हैं, हम आपसे मीठा मीठा बात करके वोट नहीं लेने आए, वोट आपका नहीं चाहिए, क्योंकि वोट आप दे ही रहे हैं ना भाई, हम आपको कहें या ना कहें। बीमारी है तो दवाई की जरूरत है, बीमारी है तो दवाई की जरूरत है, मिठाई बोलते ही है कि अगर आपको शुगर है तो आपको मीठा भी बहुत अच्छा लगता है, और आप चाह रहे हैं कि हर लीडर जो आए आपको मीठा खिला दे और आप खुश हो जाए, तो हम वो नहीं खिलाएंगे, वही खिलाते खिलाते तो इतना बीमार हो गया। हम आपको करेले का जूस पिलाएंगे, हम आपको कड़वी दवा देंगे, जिसको आपको थोड़ा देर के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का उससे भला ही होगा। भाई शिक्षा से कैसे भला नहीं होगा, इसका भी कोई तथ्य है क्या? कि कोई शिक्षित करने की बात कर रहा है उससे भला ना हो। और वही रीजन है, आज देखिए कि जो भी दल है, देखिए कैसे बदलता है समाज। जो प्रशांत किशोर को कोई भाव नहीं था, जब शुरुआत में चलने आए थे तो कोई न्यूज वाला उनको जाके दिखाता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे संगठन बनता गया, लोग हमारे विश्वास में जुड़ते चले गए। अब लोग जितने भी बिहार में जनता है अगर वोट दे रही है, वहां उस वक्त जनसुराज नहीं है तो किसी ना किसी दल को तो दे रही होगी, तो हम लोग ये मान के चलें कि उस दल का समर्थक होगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेडीयू का हो, चिराग का हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का हो, मुकेश सहनी का हो, मांझी का हो, किसी भी पार्टी दल का हो, किसी ना किसी को तो वोट वो दे रहा होगा इससे पहले। अब जब जनसुराज वहां पे आई अभियान के तौर पे और लोग उससे जुड़े, तो ये वही लोग हैं ना जिन्होंने इतने सारे पार्टियों को वोट पहले दे रखा है। कोई कहते ना कि पहली बार, हो सकता है फर्स्ट टाइम वोटर भी हमसे जुड़ा हो, पर ज्यादा संख्या में तो वही लोग होंगे जो पहले से किसी ना किसी दल को दे रहे होंगे। जब वो वोट बैंक खिसकता दिखा तब दलों को लगा कि अरे बाप रे, ये भाई ये इसके बारे में बात तो हम कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन नीचे से खिसकाता जा रहा है, ये धीरे ही सही लेकिन नीचे से खिसक रहा है, और हम लोग इसके बारे में सिर्फ इसको इग्नोर कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक इग्नोर होने वाला है नहीं। तो अब आप देखिएगा कि अब प्रवक्ता जो है, अभी कुछ दिन पहले ही जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, इनका काम ही है कि हर हफ्ते बैठते हैं एक पर्ची लेके और हर हफ्ते इनको बोलना पड़ रहा है। ये आदमी पहले ये था कि मुझे याद है कि जब 2 या 3 महीना हुआ था पदयात्रा को और किसी पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने ऐसे इग्नोर कर दिया था कि आप देखिएगा ये 4-5 महीना खेल करने आए हैं, 5 महीने बाद चले जाएंगे। जब साल भर हो गया, 2 साल हो गया, जब उनका दल ही एक तरह से जनसुराज में मर्ज होने लग गया, उनको लगा कि भाई ये तो मेरा किसान अध्यक्ष भी गया, मेरा महासचिव भी गया, मेरे पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, जगह जगह जिन्होंने जिला में अध्यक्ष बनाए थे वो भी जनसुराज में आ गए। इनको लगा कि वहां पे बचेगा क्या, ना हमारा संगठन बचेगा ना कोई बचेगा, इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी जेडीयू इस बात को सोच ही रही थी, तब तक आरजेडी को खबर हुई कि पूरा आरजेडी खिसक के चला गया। जो भी आरजेडी में वो ढंग के लोग थे, तभी आरजेडी ने सबसे पहले लेटर जारी किया था, प्रशांत किशोर पांडे, मतलब बिहार में जो भी सेक्युलर लोग हैं, जाति वाला एक एंगल लाने की कोशिश की थी। अच्छा, हमको ये भी लगता है कि प्रशांत किशोर को इस बात का भी गुस्सा आता होगा कि जब उनको कोई ब्लेम करता होगा कि आप फॉरवर्ड क्लास के हैं, फॉरवर्ड जाति के हैं, तो आप बिहार के नेता नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, हमको ये कारण नहीं समझ में आता है। अगर वो इस काबिल हैं कि बिहार को अच्छे से वो संभाल सके, संवार सके, कोई डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर सकता है, मान लीजिए हम मुस्लिम है, वो किसी दूसरे कास्ट का है, दूसरे जाति का, दूसरे धर्म का है, तो क्या हम उसे इलाज नहीं करवाएंगे? हम खोजेंगे मुस्लिम जो है वो मेरा इलाज करेगा तभी जाके हम ठीक होंगे। डॉक्टर का हम जाति तो नहीं देखते ना, वो उसका काम है इलाज करना। तो प्रशांत किशोर को वैसे ही लिया जाए ना कि मुख्यमंत्री अगर ये बनेंगे, अगर बिहार में ये आएंगे तो शायद बिहार में बेहतरी होगी, एक मौका तो दे के देखा जा सकता है। लेकिन जब उनको ये बोल के छांट दिया जाता है कि प्रशांत किशोर पांडे, तो ये एक अलग एंगल बन जाता है। और ये भी
हमसे भी कोई बोलेगा तो हमको बुरा लगेगा कि तुम मुसलमान हो, तुम तो नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? तुम मुसलमान हिंदू पे क्यों आ रहे हो? तुम वो देखो ना जो हम काम करने आए हैं। हमको अगर कोई काम दिया गया, हम उस काम में परफेक्ट है तो हम वो कर सकते हैं, चाहे हम वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। तो एक कारण हमको लगता है कि ये भी होगा प्रशांत जी के गुस्सा होने का, कि लोग जाति धर्म में इतना फंसे हैं कि उससे ऊपर उठ के देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि कोई काम के लायक भी है। हर आदमी को हम इसी तरीके से नाप रहे हैं कि कौन यादव है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ऐसे ही करके हम लोग बांट रहे हैं। उसी बात पे थे, जैसे जेडीयू जो है का जब ये खिसक रहा था पूरा वोट बैंक, जिस वक्त अभियान चल रहा था, तो जेडीयू अभी सोच रही थी कि इस बारे में हम लोग खुल के बात करें। अब उनके प्रवक्ता बोलना शुरू ही हुए थे। इतने में आरजेडी को लगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? हम जेडीयू वाली गलती नहीं करेंगे। जेडीयू वाला सब साफ हुए जा रहा है, साफ हुए जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, प्रशांत किशोर कहीं हाईलाइट ना हो जाए। तो इन्होंने वो सोचा कि भैया एक काम करो, चिट्ठी निकाल देते हैं आरजेडी के नाम। और चिट्ठी कौन निकालेगा? पार्टी का अध्यक्ष निकालेगा, ताकि वो बात वैलिडिटी में चला जाए कि भैया ये सही खबर है। तो उन्होंने अपने पेपर पे लिखा अपने नाम से, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू, उन्होंने अपने नाम से वो चिट्ठी जारी की, जिसमें प्रशांत किशोर, अब देखिए यहाँ पे आता है असली जातिवादी कॉन्सेप्ट, जहां वो नाम लिखते हुए, चूंकि प्रशांत किशोर अपना नाम प्रशांत किशोर ही बोलते हैं, पूरी दुनिया उनको प्रशांत किशोर बोलती है, चाहे यूनाइटेड नेशन में जहां वो काम करते हो, चाहे वो इंडिया में काम करते हो, चाहे वो जब दलों के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का काम करते हो, सब लोग उसको प्रशांत किशोर ही जानते हैं। हम लोग नहीं जानते थे कि जातिवादी क्या है। मेरा नाम शमशुल आरवी, हमको शमशुली आरवी, कोई मेरा जाति नाम का मेरे नाम में जोड़ के बोले तो हमको गुस्सा नहीं आया कि भाई ये तो मेरा नाम भी नहीं है। वही है, मतलब मेरा नाम वागीश वैभव है, तो कोई कैसे मेरा नाम दूसरा ले सकता है? पर इन्होंने जाति का पता किया और उसके बाद इन्होंने लिखा उसके अंदर प्रशांत किशोर पांडे की जन सुराज में कोई आरजेडी का कार्यकर्ता ज्वाइन नहीं करेगा। ये लेटर सबसे पहले हम लोग को देख के उसके नीचे लिखा था कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब ये देखिए, ई साइकोलॉजी देखिए कि पहले उन्होंने जाति लिखी, बाद में लिखा बीजेपी की बी टीम। दोनों काम क्यों करना पड़ा साथ में? ये कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि आरजेडी अपने समीकरण के लिए जानी जाती है, हमेशा समीकरण बना के काम करती है। तो बातों का भी समीकरण बनाया, ऊपर में उनकी जाति लिखी कि प्रशांत किशोर पांडे, और नीचे में लिखा बीजेपी की बी टीम, ताकि ये स्थापित हो जाए कि भैया ये एक फॉरवर्ड क्लास से आने वाला आदमी है, तो ये बीजेपी का ही होगा। और तो मुसलमानों के लिए था वो उनके यादव समाज के लिए नहीं था। सही बात। उन्होंने मुसलमानों के लिए ही वो चिट्ठी जारी की थी कि मुसलमान भाइयों बहनों देख लो, ये बीजेपी का एजेंट है, इसका मत चले जाना, इसका नाम प्रशांत किशोर पांडे है। तभी मुसलमानों के बीच में ये सबसे ज्यादा अफवाह फैला कि बीजेपी का बी टीम। हमको भी बहुत बार गुस्सा आया था। जैसे हम जब जन स्वराज में जुड़े तो मेरे फैमिली में भी सब अलग अलग पार्टियों को लोग देते होंगे, आप किसी को भी देते हो, बताना उचित नहीं है, जिसको भी देते हो या फिर देते थे। तो हमसे भी वो पूछते थे कहाँ चला गया है तुम? अरे वो तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का बी टीम है। तो हम आदमी को देखते थे कि क्या इसको समझाया जा सकता है हमने। तो अगर उसको समझाया जा सकता था तो हम उसको समझाते थे, अगर नहीं समझाया जा सकता तो हम बोलते थे कि आपके बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए क्योंकि हमको पता है कि इनको जितना भी समझा लिया जाए वो घूम फिर के वहीं पे आएंगे। समझाने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बीजेपी का बी टीम है कि नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को देखिए ना कि कौन आदमी ऐसा हो सकता है कि जो 2.5 साल 3 साल पद यात्रा करे, 6,000 7,000 किलोमीटर पैदल चले। किसी को यहाँ पे 5 किलोमीटर बोल दी पैदल चलने के लिए, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब कौन आदमी? प्रशांत किशोर के पास पैसा की कमी तो है नहीं, लोग तो यही बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो उसके पास इतना पैसे की क्या कमी है कि बीजेपी उसको पैसा दे दिया कि भाई लो 50 करोड़ 100 करोड़ और मेरे लिए 7,000 किलोमीटर चल के दिखा दो। कोई भी आदमी चल के दिखा पाएगा? कोई भी आदमी कर पाएगा? एक तो ये लॉजिक के हिसाब से प्रशांत किशोर की पर्सनालिटी पे फिट नहीं बैठता है। दूसरा, लोग ये बात बोलते हैं कि मोदी जी को जिता दिए, तो वही लोग आदमी भूल जाते हैं कि भाई अलग अलग पार्टियों को अलग अलग जगह जिताया है, और जहां भी जिताया है वो मोदी के खिलाफ ही जिताया है। तो थोड़ा सा उनको डेटा चेक करवाते हैं और अलग अलग चीजों को बताते हैं, तो जाकर उनको लगता है कि आरजेडी को भी डर इसी बात का होना, क्योंकि बिहार से सटा हुआ राज्य है बंगाल, और बंगाल में ही प्रशांत किशोर जी ने ममता बनर्जी को जितवाया, तो सीएनआरसी की बात रुकी। सीएनआरसी मुस्लिम समाज के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा, क्योंकि उस वक्त तो लग रहा था जैसे कि अब कागज दिखाना ही पड़ेगा। अलग अलग जगह चल रही थी रैली की कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। प्रशांत किशोर ने खुले मन से, जब जेडीयू को उनको निकाला गया, वो भी इसी शर्त पे निकाला गया कि प्रशांत जी ने सीएनआरसी का विरोध किया, जो इस पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पे थे। नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री के जो दावेदार प्रशांत किशोर जो उसी दल में बैठे हुए थे, उन्होंने उसको वहां से निकलना जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि सीएनआरसी आएगा तो बवाल हो जाएगा, एक पूरा तबका हमसे खत्म हो जाएगा। गांधी जिस भारत की कल्पना की थी वो पूरा भारत ही
खत्म नष्ट हो जाएगा। तो ये काम, जबकि प्रशांत किशोर जिससे आते थे, उनको जिस समाज से आते हैं, वो तो बल्कि उस समय मोदी को ज्यादा, तब उनको ज्यादा फायदा होता। तब बिहार में जय जय हो जाता, हल्ला हो जाता कि वाह वाह एकदम बहुत सही काम कर रहे हो तुम, फॉरवर्ड समाज से आते हो, ये काम कर रहे हो, CNRC का पक्ष रख रहे हो। नीतीश कुमार ने वहां समर्थन कर दिया उस बिल का, बीजेपी का, और प्रशांत जी इस बात से नाराज हो गए। प्रशांत जी जब नाराजगी जाहिर की तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अभी भी तो प्रशांत जी तब भी नहीं रुके, उसके बाद जाके उन्होंने बंगाल में चुनाव जितवाया और उन्होंने कहा कि CNRC तो लागू नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और पूरे देश को ये पता नहीं था कि CNRC रुकेगा कैसे। महाराष्ट्र में आप देख रहे थे अलग चल रहा था आंदोलन, सब जगह चल रहा था, दिल्ली में अलग आंदोलन चल रहा था। और प्रशांत जी ने कहा कि इन आंदोलन का सारा आंदोलन रुकेगा तभी जब बंगाल में बीजेपी हारेगी। और बंगाल में इतना आक्रामक प्रचार हो रहा था कि लाशें गिर रही थी, बम विस्फोट हो रहा था, तलवारें चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, पूरा दम झोंक दिया। उस बीच में प्रशांत किशोर ने चुनाव निकाला। उसमें प्रशांत किशोर जी का एक बार आपने देखा होगा एक ऑडियो लीक हुआ, जिसमें इन्होंने, प्रशांत जी ने कहा कि मोदी बहुत मजबूत है, और उसी को न्यूज चैनल ने चला दिया कि मोदी बहुत मजबूत है। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि मोदी बहुत मजबूत है बंगाल में। अंजना ओम कश्यप उसका इंटरव्यू कर रही थी, और प्रशांत जी चूंकि पॉलिटिकल स्टाइल से ज्यादा आते नहीं थे टीवी पे, वो टीवी पे उनको आना पड़ा। ममता बनर्जी से बात हुई होगी, भैया जाके एक्सप्लेन करो, भैया आप ही मेरा चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही बोल दिए मोदी मजबूत है। और जो लोग उस मीटिंग में थे उनको तो मालूम ही था। फिर प्रशांत जी ने उसका पूरा क्लिप जारी किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, और प्रशांत किशोर जी की जीत का यही सूत्र है कि अगर आपके ओपोनेंट की ताकत अगर 50% है तो हम ये मान के चलेंगे इसकी ताकत 80% है, तब जाके हम 90% उनसे ज्यादा काम करेंगे और हम जीत दर्ज करेंगे। सही बात। उनका ये कहना था कि अगर आपको लग रहा है कि ये मजबूत है तो आप ये मान के चलिए आपका ओपोनेंट बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर कोई भी तरीका निकल जाए, कोई रातों रात माहौल बदलने की कोशिश करे, तो भी हम ना बदले, हमें तैयारी वैसी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा था, उनकी पूरी लाइन ये थी कि मोदी बंगाल में बहुत पॉपुलर लीडर है, लेकिन इसको हम लोग पटकनी देंगे और इसको 100 से पार नहीं करने देंगे, ये प्रशांत किशोर का वादा है। ये बात उन्होंने काट दिया और आगे चला देंगे, मोदी पॉपुलर लीडर है। और जब वो गए न्यूज में गए, तब भी उन्होंने कहा कि अंजना जी या अलग अलग जो जितने भी लोगों ने इंटरव्यू किया उनको सबको कहा कि भैया 100 सीट पार नहीं कर रही है। उस समय सारा न्यूज चैनल उनको 200 से पार सीट दिखा रहा था, ममता उनको, मोदी जी को, और ममता जी को हरा रहा था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 100 सीट से पार नहीं देंगे, और उसके बावजूद जो उस वक्त का सर्वे आया, जो एग्जिट पोल आया, उसमें भी बीजेपी की सरकार बन रही थी। और जब रिजल्ट आया तो 77 पे आउट थी, 100 सीट नहीं पार हुई थी। अब बाद में पता लगा कि जितना भी संसाधन अपने देश भर का खर्च किया है, प्रशांत किशोर एक जो बंगाल में बैठा हुआ था, उसने जो बोला वही हुआ। और वहां से ये, चूंकि बिहार जो है बंगाल से चिपका हुआ राज्य है, तब लालू यादव को ये बात खटकी कि भैया अगर ये आ गया इधर बिहार में, तो सारा मुस्लिम समाज तो इसी बात का समर्थन करेगा कि यही आदमी जिसने इसको रुकवाया है, तो इसका समर्थन करेगा। और हमने बहुत सालों से इसका वोट लिया है, तो ये इसमें से अगर कुछ % भी लोग समझ के निकल जाते हैं, तो मेरा तो समीकरण ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि इनके लोग वोट कौन देता है? एक तो इनके समाज के लोग वोट देते हैं बड़ी संख्या में, उनको लगता है कि इनके समाज का लीडर है तो बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं। एक दूसरा तबका वो यही है जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता है, बस यही कारण है, और कोई मतलब नहीं है उनका, ना आरजेडी से लगाव है, ना लालू यादव से उनको कोई प्यार है, ना तेजस्वी यादव से प्यार है। अरे जिन बच्चों का शिक्षा छीन लिया हो, जिनको रोजगार नहीं मिला हो, जो दुनिया भर में दुबई में कुवैत में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर है, वो कैसे वोट दे सकता है लालू यादव को? लेकिन वो दे इसलिए रहा है क्योंकि वो बीजेपी को नहीं सकता है, उसकी सुरक्षा का मामला है, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो वो बेचारा दे तो दे किसको? अब उसको उसी को देगा जिसको लगता है कि सरकार बनाने जा रही है, तो उसके जो अपोजिट में है उसको दे रहा है, उसके ऊपर में लगता है कि यही आदमी इसलिए दे रहा है। अब जब बात उनके जागरूकता की होगी, जब उनके बात उनके समाज के लोगों को हिस्सेदारी की होगी, तो कैसे नहीं किसी को गुस्सा आएगा जब लोग इस बात को, तब भी आपके, अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आप अपना प्रतिनिधित्व दीजिए, आपका जितना संख्या है उसके हिसाब से आप टिकट लीजिए। अब ये बताइए, प्रशांत की किसी की भी टीम हो, मान लीजिए एक बार के लिए, सही बात, और प्रतिनिधित्व आपका है, आपका लीडर वहां जाके लड़ रहा है, तो आपको लगे कि भाई गलत कर रहा है तो आप विरोध करिए, और आपकी संख्या भी ज्यादा रहेगी। तो प्रशांत जी कौन होते हैं आपको रोकने वाले? यही एग्जांपल हम समझाने की कोशिश करते हैं, जो बीजेपी की भी टीम बोल रहे हैं, हम बोलते हैं मुसलमानों को प्रशांत किशोर के 40 सीट देंगे, प्रशांत किशोर की जाति की संख्या कितनी? 40 सीट देंगे मुसलमानों को, बोल रहे हैं अगर 40 सीट देंगे तो 40 तो आपका वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, तो भैया आपके अगेंस्ट में कोई फैसला कैसे ले सकता है? मोदी जी अभी चुनाव नहीं है, मोदी जी अभी चुनाव जीते, नीतीश जी के खिलाफ कोई डिसीजन ले सकते हैं? हाँ, नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनका उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो जहां पे जिसका कंट्रीब्यूशन जितना रहेगा उसके हिसाब से उसको उतना हिस्सेदारी, उतना बात बिल्कुल सही मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर ये लोग हैं साथ में, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, और दोनों कह दें कि इस वक्त हम मोदी जी के साथ नहीं है, तो जो बात कहेंगे मानना पड़ेगा। तो वही बात है कि जब आप संख्या आपकी इतनी है, 40 लोग हैं अगर आपके पास,
तो 40 लोग मतलब 18 से 20% आपके लीडर जो है वो किसी एक कम्युनिटी के हैं, तो आप उसके खिलाफ कैसे डिसीजन ले सकते हैं? आपकी पार्टी ही नहीं चलेगी, पार्टी ही डूब जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता है कि आप पीछे से बोलते रहे कि मेरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, और आगे से जब बारी आए कि आप अपनी हिस्सेदारी लीजिए तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे बदले तो किसी और को ले जाओ। तो खैर ये सब बात, इसीलिए लीडरशिप की कमी। प्रधान जी सबसे ज्यादा जो दुखी होते हैं जब मुस्लिम समाज की जो मीटिंग होती है उसमें जब वो बोलते हैं तो सबसे ज्यादा गुस्सा उनका इसी बात पे होता है कि आप लाख किसी के पीछे रहिए, लेकिन आपका लीडर कहाँ है बिहार में? आप 10 मुस्लिम लीडरों का नाम बताइए जो बिहार में सबसे ज्यादा एक्टिव हो, मिलेगा ही नहीं है। सही पूरे बिहार में 10 एक्टिव लीडर नहीं है, तो किसी दल में भी हो, किसी दल में हो या निर्दलीय हो, जैसे भी हो, लेकिन 10 पूरे बिहार में लीडर नहीं है जिसके दम पे आधा बिहार एक हो जाए। मुस्लिम का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि कोई मुस्लिम लीडर बने तो कोई जाति, कोई कम्युनिटी का समर्थन करेगा ही नहीं। बिहार में लोग मुस्लिम लीडर किसको मान रहा है? असदुद्दीन ओवैसी को, हैदराबाद वाले को। बताइए बिहार में मुसलमानों की कमी है? बिहार में मतलब इंडिया का जो एवरेज है मतलब कितना परसेंट है? पूरे इंडिया में अगर देखा है तो मुसलमानों की संख्या हमको लगता है 14-15% के आसपास होगी। अब बिहार में 18% के आसपास है। तो इंडिया में जितने अगर एवरेज देखा है तो उससे तो ज्यादा ही है। हैदराबाद में जितने होंगे उतना तो बिहार में भी होगा ही। ऐसा थोड़ी ना कि काबिल लोग बिहार में नहीं है, मुसलमान में काबिल लोग बिहार में नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अब बन गया है कि एक वो ये मुसलमान नेता है, मुस्लिम समाज को तो AIM का लोग नाम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अपने में उन्होंने अपने एक किसी लीडर को आगे बढ़ा के, किसी उसका ताकतवर बना के उस पर जिम्मेदारी नहीं दी कि मतलब प्रशांत जी हमसे क्या बात कहते हैं कि भैया हम सिर्फ, मोदी जी यहाँ पे ट्रेन आके चला रहे हैं। गुस्सा देखिए कहाँ से उपजता है। यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है तो हम इतना धक्का खाते हैं ट्रेन में कि यहाँ पे कोई लीडर आता है कहता है कि ट्रेन चला रहे हैं तो हम खुश रहते हैं कि ट्रेन दे दिया ना। और ट्रेन से हम क्या कर रहे हैं? या तो यहाँ से अपना पैसा लेके बाहर के राज्यों में पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, या यहाँ से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। हम वो लाइन है जैसे अंग्रेज कैसे अपना सामान ढोने के लिए ट्रेन बनाया था, ताकि यहाँ से अपना सामान सारा लूट के यहाँ के लेके जा सके, तो वैसे ही हम लोग को लूटने के लिए मॉरिशस भी तो बिहारी लोगों ने ही बचा है। हमारे यहाँ से लोगों को ही मतलब लेके जाने के लिए, पलायन करवाने के लिए ट्रेन बना रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत, ट्रेन तो बनना ही चाहिए, दूसरे कामों के लिए बनना चाहिए, पर ट्रेन तो दे रहे हैं आप ताकि हम वहां से जा पाए। हमको इंडस्ट्री नहीं दे रहे हैं कि हम यहीं रह के काम कर पाए। सही बात। आप अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाइए और हमसे सिर्फ मजदूर सप्लाई लीजिए, हम लोग से काम करवाइए अपने, उसके लिए आप ट्रेन लेके जा रहे हैं। बात ठीक है, आप वो जो कर रहे हैं ट्रेन करवाएं, करिए। अब प्रशांत जी गुस्सा क्यों नहीं आएगा जब आप विकास के नाम पे कोई भी आप काम, जब प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप ये दिखा रहे हैं कि बाकी सब राज्यों में फैक्ट्री लगेगी और आपके लोग जो है वो हर जगह जाएंगे काम करने के लिए, इसके लिए हम आपको पूरी सुविधा दे रहे हैं। आके ये भी कह रहे हैं इसीलिए आपको पूरी सुविधा हम दी जाएगी कि ऐसा कोई राज्य नहीं हो जहां मजदूरी के लिए ना जाए। गगन से गगन राज्य हो जहां पे खड़ा होना मुश्किल हो, जहां सोना मुश्किल हो, सांस लेना मुश्किल हो, वहां भी बिहार का आदमी आज गुपचुप बेच रहा है। कहीं पे कोई हादसा हो जाए, किसी कॉर्नर पे जाके जहाँ जीना मुश्किल है वहां पे भी जाके गुपचुप वाला मिल रहा है जो कह रहा है बिहार से। तुम कहाँ चले भाई? ये तो तुम्हारा मतलब हम सबका जो शरीर है वो एक तरीके के मौसम में रहने के लिए अनुकूल है, इसीलिए हम सब अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग भाषा बोलते हुए खाना खाते हैं, और हमको इतना मजबूर कर दिया हम कहीं जाके मजदूरी कर रहे हैं। अरे घूमने फिरने जाते तो समझ में आता है, तो हमारे हमको इतना मजबूर कर दिया कि कहीं भी हम मिल जा रहे हैं। कहीं पे कोई हादसा हो रहा है उसमें 5 आदमी मर रहा है तो 2 आदमी बिहारी है ही है। हाँ, उसमें गुस्सा भी वाजिब है आना कि भैया आप हमको सिर्फ बार बार आप हमको हीन भाव से देख रहे हैं। और मुस्लिम समाज को प्रशांत जी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आपके लिए लीडर है और मानिए बहुत अच्छा लीडर है देश का, और वो आपके यहाँ आ रहा है तो आप उसके पीछे पीछे हो ले रहे हैं कि मुस्लिम का कोई लीडर आया है, तो एक लीडर आप क्या बिहार से पैदा नहीं कर सकते हैं जो महाराष्ट्र में जाके अपना दम खम दिखाए और महाराष्ट्र के लोग इकट्ठा कर ले, जो हैदराबाद में जाके दिखाए हैदराबाद के लोग इकट्ठा कर ले, जो देश के किसी कोना में जाए, केरला में जाए, जहां कहीं मुस्लिम संख्या हो वहां पे जाए, यहाँ का लीडर बाहर जाए और पूरा माहौल उसकी तरफ हो जाए। क्या ऐसा लीडर हम लोग नहीं पैदा कर सकते हैं? हम जब गांव में क्या खा रहे हैं सर? हम लोग गांव में एक बार इंटरव्यू लेने गए, एक चाची से पूछे चाची किसको वोट दीजिएगा, तो बोली कि असदुद्दीन ओवैसी को। तो हम बोले वो तो हैदराबाद का है ना, तो बोली कि मुसलमान भी तो है। तो हम बोले कि बिहार में मुसलमान नहीं है चाची, ये बताइए कि अगर हैदराबाद का मुसलमान आपको चल रहा है लेकिन बिहार का कोई अच्छा मुसलमान रहेगा तो नहीं चलेगा। ऐसे करके उनको 2 मिनट 5 मिनट प्यार से समझाएं तो चाची बोले कि नहीं चलेगा चलेगा। लेकिन बात यह है कि लोग इतना डीपली कोई उनको समझाना नहीं चाहता है कि भैया आप जो देख रहे हैं किसी एक नाम के पीछे की, तो वैसे बड़ा नाम हो गया तो चलो उसी के पीछे चल जाए। आप अपने अंदर लीडरशिप स्किल पैदा ही नहीं करना चाह रहे हैं, अपने समाज से लीडर बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। आप किसी के भरोसे बैठे हैं कि आरजेडी मेरा भला कर देगा तो जेडीयू मेरा भला कर देगा तो कांग्रेस मेरा भला कर देगा, और अभी आपको वही फिर लग रहा है कि AIM कर देगा। मतलब आप देखिए कि प्रशांत किशोर को 3 साल हुए यहाँ पे, 2.5 साल हुए, आप जिन का नाम दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी या
देश के और भी कई, अभी चंद्रशेखर आए थे यहाँ पे, हंगामा हो रहा था जब ये वक्फ बिल वाला, तो यहाँ आए थे। अलग अलग इन लीडरों को ध्यान से देखिए, उसी के साथ प्रशांत किशोर को भी देखिए। प्रशांत किशोर आए तो ऐसी कोई बात नहीं की किसी समाज में जाके जिससे वो समाज खुश हो जाए और प्रशांत जी कल से वोट देना शुरू करें। ऐसा कहीं पूरा पश्चिमी चंपारण से जब यात्रा शुरू हुई थी और अब जब बिहार वाला यात्रा शुरू होने वाली है, इसके बीच में कहीं भी कोई एक सभा बता दीजिए जहाँ प्रशांत किशोर ने वो बात कही हो जिससे लोग बहुत खुश हो गए हो कि वाह 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 क्या कमाल की बात कही है। प्रशांत ने वो डांट ही लगाई है, उनको वही दिखाया है जो क्या गलती आपने किया, हाथ उठवा के दिखाया है क्या गलती किया आपने, और सबने हाथ उठा स्वीकार किया कि हाँ भैया हमने गलती किया है। एक डायलॉग प्रशांत जी का बहुत सही लगता था, जब पूछते थे कि बताइए क्या आप लोगों ने इसके लिए वोट दिया है, तो शिक्षा रोजगार के लिए वोट दिया है, तो सब हाँ ऐसे करके हाथ उठा, सारा गांव झूठ बोल रहा है ऐसे करके सबको एक साथ बोल रहे थे कि सारा गांव झूठ बोल रहा है। नहीं प्रधान ये पूछते थे, क्या पूछते थे? पहले शिक्षा के लिए सबसे पहले ये बोलिए कि किसको किसको लगता है कि बिहार में शिक्षा रोजगार होना चाहिए। तो सब खड़ा होके बोलते थे कि हाँ होना चाहिए होना चाहिए। तो आप देखिए पूरा गांव एक साथ झूठ बोल रहा है। सब अगर आपके बच्चे के लिए शिक्षा रोजगार होना चाहिए तो ये बताइए कि आखिरी बार आपने अपने बच्चों के लिए कब वोट दिया है? पदयात्रा में जिन लोगों ने प्रशांत जी का भाषण सुना, वो माहौल देखा होगा, उनके मन में एकदम अलग से एकदम प्रशांत जी की बात ये सब एकदम बसी होगी निश्चित। सच में कोई आदमी आया और अंदर से उनको एकदम झिझोड़ के गया यार, नहीं ये होना चाहिए, 35 लड़कों के साथ चलने वाला जनसुराज प्रशांत किशोर जो 30-35 लड़कों के साथ चल रहे थे और आज पूरे बिहार में हंगामा होकर कर चुके हैं 2.5 साल के अंदर। ये ताकत एक आंदोलन से नहीं आई है, ये ताकत कहीं चक्का जाम करके, कहीं ट्रेन रोक के और कहीं फालतू की बयानबाजी करके नहीं आई है। ये उससे नहीं आई है कि कोई जाति का आंदोलन कर रहे हैं जहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं, उससे नहीं आई है। ये घर घर जाके दरवाजा खटखटाया है और कड़वी दवा पिलाई है। भैया पोलियो मेहनत का फल है, सीधी सीधी बात। भैया जब पोलियो पूरी दुनिया में आया तो एक कैंपेन चलाना पड़ा ना कि घर से निकाल के बच्चों को दो ड्रॉप डालिए, या फिर कोई ऐसा कोई कम्युनिटी सेंटर बनाइए जहाँ पे बच्चों को लेके जाके ड्रॉप डालिए, एक ड्रॉप करके। तब 15 साल 20 साल में पूरे देश से अपने पोलियो मुक्त हो गया भारत। और हम लोगों ने किया कि भाई चलो पोलियो अब नहीं होता है देश में, तो काम घर घर जाए करना पड़ा। अब वही जनसुराज प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही बात बोली कि हमको ये बात समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ फैन ही बने रहेंगे कि कभी हमारा भी कोई फैन होगा। सही बात है, कभी हम भी अपने आप को उस जगह पे देख पाएंगे कि नहीं। हम देश के सारे अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोगों के फैन बने रहे। कोई मोदी जी का फैन बन रहा है, कोई असदुद्दीन ओवैसी का फैन बन रहा है, कोई किसी का फैन बन रहा है। हम बिहार के व्यक्ति का कब फैन बनेंगे भाई? अगर मुस्लिम समाज को लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत काबिल व्यक्ति है, तो हम लोग क्या अलग रोटी खा रहे हैं क्या? सही बात है। हमारे अंदर भी तो एक आदमी हो जो बिहार में टक्कर ले रहा हो कि भैया तुम हैदराबाद में रहो, तुमसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हमारे, हम बिहार सुधार मेरे घर का मसला है, हम अपने घर के मेरा ये कहना है कि कोई मुस्लिम लीडर सिर्फ मुस्लिम का लीडर क्यों बनेगा? सही बात है। हमको ये बात अगर हम जिस जाति से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, और हमको दिखाई दे कि भैया ये मुस्लिम लीडर हमारा भला कर सकता है, तो हम उसका समर्थन क्यों नहीं करें? समाज में सिर्फ मुस्लिम हिंदू ऐसे नहीं ना है कि एक विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम है, एक विधानसभा में हिंदू है, एक में अपर है, एक में लोअर है। ऐसे तो कुछ है नहीं। अपर लोअर खैर अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा करके बांटा गया है। आप ही के समाज में, उसी में आप जिसको छोटी जाति बोलते हैं, जिसको बड़ी जाति बोलते हैं, जिसको हिंदू बोलते हैं, जिसको मुसलमान बोलते हैं, जिसको अलग अलग नाम से आप संबोधित करते हैं, वो सारी जाति, सारी समीकरण आपके ही तो क्षेत्र में है। तो लीडर अगर आपको बनना है तो एक न्यूट्रल लीडर बनना होगा। आप हो सकते हैं कि हिंदू मुसलमान हो, कुछ भी हो, लेकिन एक न्यूट्रल लीडर बनना हो कि भैया ये मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम कोई डिसीजन लेंगे तो इस बेसिस पे नहीं लेंगे कि ये हिंदू है कि तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए, ये मुसलमान है तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए। हम इस बेसिस पे लेंगे कि भैया ये मेरा क्षेत्र है, इसके लिए क्या अच्छा होगा और मेरे घर से अच्छा मेरे लिए कौन कर सकता है। हैदराबाद के आदमी को क्या पता कि भैया यहाँ पे हमको सुबह में लिट्टी चोखा खाना पसंद है कि शाम में लिट्टी चोखा खाना पसंद है। तो नाश्ते में भी लाके लिट्टी चोखा देगा कि लीजिए भैया लिट्टी चोखा खाइए, जबकि लोग होता है ना कि शाम में लोग ज्यादा लिट्टी। तो छोटी छोटी बात जो होती है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लिए, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बारीकी है जो बिहार के लोग ही बिहार के बारे में समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों में लीडर होते हैं, बिहार में मुसलमान लीडर को बढ़ाइए। अब वो कौन मना कर रहा है? और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म को कौन देगा? आपको सीधा सीधी स्टेज मिल रहा है जहां पे आप परफॉर्म करके अच्छा अपना नाम बना सकते हैं। जनसुराज में जैसे हम लोग यहाँ पे क्यों जुड़े हैं जनसुराज में? हम लोग चाहते थे कि बिहार में बदलाव हो, हम लोग चाहते थे कि बिहार में हम लोग अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करें, बदलाव हो और हम अपने तरफ से भी करें। लेकिन ये करे कहां से, यही समझ में नहीं आ रहा। किस पार्टी के पास जाए भाई? बीजेपी के पास जाए, जेडीयू के पास जाए, आरजेडी के पास जाए, कांग्रेस के पास, कहीं पे जाए, कहीं पे। अगर जिस सिचुएशन में हम लोग यहाँ में बैठे हैं, आपको लगता है हम लोग किसी पार्टी में रहते तो ऐसे होकर बात कर सकते थे? और पार्टी हम लोग को परमिशन देता कि भाई तुमको जो मन है बोलो,
हम तो को नहीं चेक कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ से मेरी पार्टी का नाम होगा या तो बदनाम होगा, जो भी होगा। और वो रहते हुए जिनको रोज सुबह शाम जाके वहाँ मीटिंग करनी है, सही बात है, आसानी से, सही बात, उनको नहीं पता है कि ये वीडियो सही बात, ये बना भी रहे कि नहीं बना रहे, किस बात पे हम लोग बात कर रहे हैं। सही बात है, हम लोग वो तो है नहीं जो कि हम लोग रिपोर्ट कुछ नहीं रहा है, कोई जानता नहीं है, हम लोग कहीं कौन में पड़े हुए हैं। क्योंकि बाकी दलों में कई बार लोग गाँव से कोई क्या करता है, वो कुछ बोल दिया, उधर से कोई बोल दिया, पार्टी ऑफिशियली हम लोगों को ये दिया गया, मेन पर्सन आता है और कहता है कि ये उनका व्यक्तिगत राय था, हमारा पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग उस अभियान के लोग हैं जो साथ में चले हैं, फिरे हैं, और हम ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये इस बात को कह रहे हैं, और हम आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। और हमको लगता है कि पूरे बिहार में जनसुराज ये करके दिखाएगी। जो प्रयास है, आज 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, हमारा जीवन लग जाए, लेकिन ये जरूर दिखाएगी कि अगर यहाँ से कोई मुसलमान लीडर निकलेगा तो वो मुसलमानों का लीडर नहीं होगा। अगर यहाँ से कोई राजपूत लीडर निकलेगा वो राजपूतों का लीडर नहीं होगा। ये यहाँ से अगर दलित का लीडर निकलेगा वो दलितों का लीडर नहीं होगा, वो पूरे बिहार का लीडर होगा, वो लीडर होगा। वो पहले लीडर होगा, और चूंकि हर आदमी किसी न किसी जाति का है, तो वो आपको समझने के लिए आप उसके जाति के साथ उसको जोड़िए, लेकिन हमारी कोशिश, जनसुराज की कोशिश यही रहेगी कि वो सिर्फ लीडर बने। वो जाति किसी से पैदा हुआ है तो वो उसकी संख्या के आधार पर उसकी हिस्सेदारी हमेशा बनी रहे, कि अगर दलित की संख्या सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा लीडर दलित के होने चाहिए। अगर जिसकी संख्या, जैसे मुस्लिम की जितनी संख्या है, मुस्लिम के लिए उतने होने चाहिए। लेकिन अगर वो लीडर बनता है तो वो सिर्फ मुसलमान का लीडर नहीं होगा, वो मुसलमान लोगों में सबसे काबिल व्यक्ति था इसलिए वो लीडर बन रहा है। लेकिन वो लीडर बनने के बाद किसी जाति या कम्युनिटी का लीडर नहीं होगा, वो पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे वो जिस भी पद पे हो, जो भी उसकी पोटेंशियल हो, उसके आधार पे इसको काम मिलेगा। और जनसुराज सच में ऐसा मंच है जहाँ कुछ डिक्टेट नहीं किया जाता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। और एक और बात, जो कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सिर्फ प्रशांत किशोर दिखते हैं और कोई दिखता नहीं है, तो मेरे भैया इसका एग्जाम्पल आप बहुत साधारण है। प्रशांत किशोर जी से पहले बिहार में इतना बड़ा प्रयास किसने किया ही नहीं है। पिछले इतने सालों में देखिए कौन सा ऐसा दल है जिसने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा हो, जिसने इतनी हिम्मत करी हो कि 243 चुनाव लड़ा ही नहीं है। और 243 चुनाव सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं है, जो लड़ने की बात नहीं है, उसके पास वो संगठन हो, लड़ाने वाले लोग भी हो पीछे से जो उनको लड़ा रहे हैं। एक हो गया, आप कैंडिडेट खड़ा कर दिए हर विधानसभा में कि आप भी खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए, चलिए मिलकर पार्टी बना लेते हैं, उसमें निर्णय ले लेते हैं। इसके पास, जिसके पास जिला की कमेटी हो, जिसके पास ब्लॉक की कमेटी हो, जिसके पास वार्ड की कमेटी हो, जिसके पास पंचायत की कमेटी हो, जिसके पास बूथ प्रभारी हो, और इन सब को मिलाने के बाद उसके पास एक संगठन हो, एक दल हो, उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हुए हो, जिसके पास हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हो, और 2-3 हजार लोग जो हम लोग के साथी हैं, वाहिनी बन के लगातार सुबह से लेकर रात तक काम कर, ऐसा कौन सा दल है? और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 2.5 साल का आउटपुट देख पा रहे हैं, आप जनसुराज को समझ पा रहे हैं। इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत हुई है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे आप। ये कहानी तब पता चलेगी जब सच में बिहार में बदलाव हो रहा होगा। और हमको मालूम है कि बार बार समझाने के बाद भी कुछ लोग होंगे जो एक बार में बात नहीं समझते। जैसे स्टूडेंट होता है ना, कई बार जो लोग कहता है कि आई एम ए क्विक लर्नर। जब हम लोग सीवी बनाते थे, जॉब के लिए अप्लाई करते थे, लिखते थे अपना स्ट्रेंथ, तो उसमें स्ट्रेंथ में लिखना होता था ना, तो उसमें एक होता था लाइन कि आई एम ए क्विक लर्नर। हम जल्दी सीख जाते हैं, तो कि ऑफिस वाले को बताएंगे किसी नई कंपनी को कि हम जल्दी सीख लेते हैं। तो कोई बात मान ली कि जो जिस जॉब के लिए हम अप्लाई किए हैं उसमें मेरा कुछ क्राइटेरिया कम रह रहा है, तो हम नीचे लिख दिए क्विक लर्नर कि भैया जो सिखा वो सीख लेंगे, करने के लिए वो वाला लाइन लिख दिए हैं। तो वही वैसे ही बिहार में कुछ लोग हैं वो क्विक लर्नर है, वो जनसुराज में आ गए, जिनको जल्दी बात समझ में आएगी, जो इंतजार ही कर रहे थे कि कोई ऐसा पार्टी आए, कोई ऐसा मंच आए जहां पे हम जाके काम कर सके। तो हम जैसे लोग जुड़ गए, वो जल्दी समझ में आ गया। और कुछ लोग अभी से हैं जो थोड़ा सा 2-4 बार समय लेते हैं, जो कई बार होता है ना, सवाल उनको पूरा चैप्टर बता दिए, सोए हुए हैं, थोड़ा मुंह घुमाए हुए हैं, फिर उनको पूछेगा टीचर की भैया बताइए तो क्या बताया आपने, जा अभी ध्यान नहीं है, फिर बताइए, फिर से बताइए सर, तो समझ में आएगा। तो हो सकता है कोई 5 बार में समझेगा, कोई 10 बार में समझेगा, कोई 20 बार में समझेगा। हमारा काम यह है कि हम समझाने वाले लोग बढ़ाते रहें। अगर हमको बात समझ में आ गई है तो हम अब समझाने वालों में बन जाएं, फिर जिनको समझाए, अगर उनको बात अच्छे समझ में आ गई वो अब समझाने वाले बन जाएं, वो 4-5 लोग और समझाएं, तभी ये बात बनेगी। और जो लोग भी सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं उनसे मेरा बहुत रिक्वेस्ट रहेगा, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, जनसुराज परिवार की तरफ से भी और उन साथियों की तरफ से जितना जो अपना पूरा जीवन का सब कुछ लगा के जनसुराज के लिए चल रहे हैं, बिहार के लिए चल रहे हैं, कि भैया अगर जिस दिन आपको ये पता चल जाता है बात कि जनसुराज सही काम कर रहा है, तो आप इस चक्कर में मत रहिए जनसुराज जीतेगी कि हारेगी। आप सिर्फ इसको देखिए कि आप कितने लोगों को यही सही बात बता सकते हैं, आप कितने लोग कन्विंस कर सकते हैं, चाहे वो आपका एक माँ हो, एक पिता हो, एक भाई हो। अगर 5 लोग का परिवार है, 4 लोग बात नहीं मान रहे हैं, 1 लोग ही आपका बात मान रहे हैं, कम से कम उनसे वोट दिलवाइए, ताकि हमको ये पता चल पाए चुनाव के बाद कि हमको 10 लोगों तक ही हम समझ पाए हैं। हमको ये ना पता रहे कि भैया समझ तो सब गए थे, लेकिन चूंकि लहर बह रहा था कहीं और लोगों को कुछ और हो गया, तो लोग किसी और को वोट दे दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि रियल में कितने लोग हैं
जो जनसुराज के जैसे विचारधारा का समर्थन करते हैं, जिनको चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो सकता है और बदलाव करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। अगर आप भी ये जानते समझते हुए कि जनसुराज अच्छा काम कर रही है और वोट कहीं और कास्ट कर दीजिएगा सिर्फ इसलिए कि जनसुराज जीतने वाली थोड़ी है, चल के कहीं और, तो हमको ये कैसे पता लगेगा और हमारी हिम्मत का क्या होगा जो लगातार हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कितने लोगों को हम समझा चुके हैं। उस दिन अगर पता लगे कि भैया समझ तो 70% लोग गए हैं, लेकिन लोग जो है वो वोट में 20% दे रहे हैं कि उनको लग रहा है कि पता नहीं जीतेगी नहीं जीतेगी। अरे भाई जीतेगी तो जनसुराज ही जीतेगी, सरकार जनसुराज की ही आएगी। कैसे नहीं आएगी आपको ये बता दिया जाए कि जब हम लोग बिना संगठन के, बिना किसी ग्रामीण के सहयोग के, बाहर के जिलों के लड़के जाके 4 उपचुनाव में जाते हैं और 10% वोट हासिल करके चले आते हैं, तो ऐसे लोगों को आप पूरा विश्वास रखिए बिहार में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 21% वोट चाहिए, सिर्फ 22% वोट चाहिए। जो यहाँ का सबसे बड़ा दल है उसको 21% वोट है और जनसुराज अपने उपचुनाव के बाद जो दूसरा चुनाव लड़ी उसके अंदर अकेले 20% ज्यादा वोट लेके आई, 22% ज्यादा वोट लेके आई। तो आप इसका चुनावी समीकरण का बात छोड़िए, आप बस ये देखिए कि बिहार के बदलाव के लिए कौन आगे बढ़ रहा है। और प्रशांत किशोर जी के गुस्सा, प्रशांत किशोर जी का नेचर, प्रशांत जी को क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी एक इंसान है, सुबह से लेकर रात तक वो इतना काम करता है। अगर आप सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर लीजिएगा तो आप इस बात के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि बात कोई सुन क्यों नहीं रहा। सही बात है। आप अगर आपके अंदर भी एक गुस्सा आएगा, और हम सब लोग आत्मग्लानि से भरे रहते हैं जिस दिन हम 24 घंटा अपने यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं काम को लेके, हम सब आपस में बात करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अगर 4-5 घंटा भी हम एक्स्ट्रा सो लेते हैं हमको लगता है कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे होंगे, वो तो नहीं सोते हैं, वो तो नहीं, सोच के शर्म भी आता है कि यार देखो मतलब इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी फैसिलिटीज के साथ कहीं पे भी दुनिया में ऐशो आराम से रह सकता है। मेरे भाइयों में दोस्तों, बिहार के लोगों, ये यकीन मानो कि वो उस तरीके से नहीं आया है जैसे बाकी लीडर्स आए हैं। वो नीतीश कुमार और लालू यादव की तरह स्ट्रगल कर करके नीचे से नहीं आए हैं, उनका स्ट्रगल एकदम अलग तरीके का है। उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा एक बार यूनाइटेड नेशन में लोगों के लिए योजना बनाकर उसके ऊपर पूरी दुनिया, सबसे पहले उनका पोलियो पे ही काम था, फिर धीरे धीरे उन्होंने मॉनिटरिजेशन की तरफ आगे बढ़े, कुपोषण पे काम किया। दुनिया में बड़ा नाम है प्रशांत किशोर, उसका सब कुछ छोड़ के वो देश में आया तो पॉलिटिकल स्टडी जैसी नई विधा को शुरू किया और 22,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। वो बड़ी बात है ना भाई। 20-22 आज जो आरजेडी का कैंपेन चला रहे हैं, तेजस्वी यादव का जो कैंपेन चला रहे हैं, वो भी प्रशांत किशोर से जुड़े हुए लोग थे पहले कभी। जो आज कांग्रेस को चुनाव लड़वा रहे हैं वो भी प्रशांत किशोर जुड़े लोग। ज्यादातर लोग जो पार्टियां जिनका मदद ले रही है, जहाँ पे नौकरी का अभाव है वहां पे 40 से 50,000 की सैलरी पर लड़कों को और 5,000 10,000 लड़कों को रोजगार दे रखा है। उस व्यक्ति का बात तो वो करना ही होगा। और फिर जब वापस जब इस विधा में आता है तो इस विधा को सलीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि 10 साल जो मैंने यूनाइटेड नेशन में पॉलिसी पे काम किया और 10 साल जो मैंने पॉलिटिक्स में काम किया, इन दोनों को जोड़ देने का काम है जनसुराज की। जो पॉलिसी यानी जो बड़ा काम जो आप करने के लिए घबराते हैं बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, उसको किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के सारे एक्सपर्ट्स का राय लिया जा रहा है ताकि पलायन को जिस दिन बिहार में जनसुराज की सरकार बने उससे 1 साल के अंदर उस पलायन को रोक दिया जाए, रिवर्स करिए। क्योंकि हवाई बात नहीं है, ये प्लानिंग के थ्रू हो रही है, ये लगातार उस पर चर्चा करके हो रही है। और इस बात में कोई अवरोध पैदा करेगा तो गुस्सा आएगा और वाजिब है, और गुस्सा को आप झेलिए। चलिए, आप पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं इस वीडियो को यहीं पे हमको लगता है खत्म करना चाहिए, काफी समय हो चुका है। शिवम भाई हमारे कैमरे के पीछे, कितना समय हो गया शिवम भाई? 1 घंटा 7 मिनट हम लोगों ने बात कर लिया। प्रशांत किशोर को गुस्सा क्यों आता है, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने समझाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग मतलब इससे कनेक्ट करेंगे, उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि हर इंसान को गुस्सा आता है। हम लोग कैमरे पे हर टाइम नहीं है तो आप शायद उसको नहीं समझ पा रहे होंगे। हम लोग भी गांव में जाते हैं तो किसी बूढ़े बुजुर्ग से बात हो जाती है, वो जब बोल देते हैं कि बिहार नहीं बदलेगा, नीतीश मोदी से इससे नहीं बना, उससे नहीं बना, तुमसे होगा, थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। आप सोच के देखिए कि अगर नीतीश कुमार के दल को गुस्सा आ रहा हो, आरजेडी के किसी पार्टी के मुखिया को जब गुस्सा आ रहा हो तो वो किसी में तब्दील होगा। वो तब्दील होगा किसी बदतमीजी में, किसी के मर्डर में, किसी को चप्पल मारने में। लालू यादव जी का वीडियो हमको याद आ गया। रिपोर्टर उनसे कुछ सवाल पूछता है कि शहाबुद्दीन के बारे में, किसी के बारे में पूछता है कि तो लालू जी गुस्सा आता है, फिर वही सवाल पूछता है, दे देंगे तुम मुकन्ना से गिर जाएगा। देखेंगे वीडियो तो वो वहां पे फनी लिया जाएगा। और सही बात है। और चूंकि हम प्रशांत किशोर की भाषा कभी भी आक्रामक नहीं है, वो गुस्सा इस बात को लेके है कि आप, जैसे कई बार गुस्सा होता है जब आप डिसिप्लिन तोड़ देते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इतना ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं ताकि जब सरकार भी बने तो वो उस ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखे। ऐसा नहीं है कि कोई लीडर कुछ भी कर रहा है, कोई नेता कुछ भी कर रहा है। वो तैयारी आज ही कर ली गई है कि अगर
हमारा विधायक काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर नकेल कैसे कसेंगे, उसके लिए भी अलग से तैयारी कर ली गई है। उन लोगों की टीम भी बन रही है ताकि हमारा विधायक जो है वो समय पे काम कर सके, और बावजूद उसके अगर इतना नकेल कसने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो राइट टू रिकॉल ला के उसको हटाया भी जाए। तो अगर इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं और आपको लगे कि भाई एक तो इतना पूंजी खर्च हो रहा है, इतना संसाधन खर्च हो रहा है, इतना दिमाग खर्च हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेशन है, सुबह से लेकर रात तक कोई कुछ भी जो मन कर रहा है बयान दे रहा है, और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं किसी गुस्सा नहीं आए तो ये तो मतलब आपको भगवान ही मानना चाहिए ऐसे इंसान को। सही बात, जो हर बात मतलब गौतम बुद्ध वाले प्रशांत किशोर वो नहीं है जो सिर्फ आपको खुश करने के लिए बोलेंगे, वो कभी नहीं बोलेंगे। और कई बार हम लोगों ने भी जिक्र किया है उनसे, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि गुस्सा किया तो हम लोग को भी बहुत दुख लगा है, लेकिन बाद में जब अपने आप को देखते हैं कि जब हम लोग को भी कितनी बार डांटा है, कितनी 2 साल पहले आए थे और आज हैं कैंप में 60-70 लोग हैं, उसमें से बोल रहे हैं कि 50 लोगों को अभी निकालो तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग का 50 में नाम आएगा कि 20 में नाम आएगा। तो अलग अलग सिचुएशन में हम लोगों ने भी डांट सुना। और एक और बात कि ये जो लोग हैं, हम लोग ये वॉलंटियर हैं, आपको पहले बता दें, क्योंकि जमीन पे जाने के बाद कई लोग पूछते हैं कितना पैसा मिलता है। हाँ, इस बात पे हमको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा हम लोग भी आता है, हमको नहीं आएगा। अगर पूछ लेता है कितना पैसा लेते हो, अलग अलग आदमी अलग अलग मतलब तमीज से बात तो करता नहीं, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो कोई दलाल बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, मतलब ऐसी ऐसी कोई कहता है कि तुम पार्टी का चाट रहे हो इसलिए तुम 10 तरह की बात, अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भैया आपको बता दें कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। जो यहाँ टेंट तंबू लगाते हैं उनको पैसा दिया जाता है कि टेंट तंबू लगाएं। जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का काम देखते हैं उन लड़कों को पैसा दिया जाता है ताकि लीडरों से जाके जमीन पर मिले करें। और ये जो आप साथी देख रहे हैं, ये बहुत सारे 50वीं बार हम लोग बोल रहे हैं, पर फिर बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग यात्रा में जा रहे हैं, 10 बार फिर लोग सवाल पूछेंगे, इसलिए बोलते क्योंकि लोग मानते नहीं, हम लोग पूरी तरह से वॉलंटियर हैं। हमको रहने का मिलता है, हमको खाने का पैसा मिलता है, और रहने खाने के अलावा कुछ नहीं मिलता है, और हम लोग लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस बिहार के को बदलने के प्रयास में हम लोग के पास भी जितना कुछ क्षमता है वो उल्टा लगा के करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि लेके कोशिश कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी वो गार्जियन है जो हमारे पॉकेट में वो पॉकेट मनी रखता है। जैसे मम्मी पापा जब पहली बार हम लोग बाहर गए थे और पॉकेट में कुछ पैसा देके भेजा था कि रास्ते में पानी पी लेना, खाना खा लेना, वो कर लेना, इसीलिए हमारे मोबाइल के रिचार्ज के लिए, हमारे अगर कहीं फंस गए तो वहां पानी की व्यवस्था के लिए, वो जो रिइन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट होता है, ताकि आपका जो जीवन है, जो आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर किसको हम लोग पूछेंगे, घर से पैसा है नहीं, नौकरी चाकरी छूटी गई है, सब कुछ खत्म है, तो फिर कहाँ आप ढूंढेंगे। तो वो एक पॉकेट मनी के तौर पे कुछ हम लोग को अमाउंट मिलता है जिससे हम लोग अपना रोज का दिनचर्या कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी बहुत जरूरी का चीज है, वो भी आप 10 से 12 दिन के बाद नहीं चल पाता है, वो इतना ही हो पाता है कि बड़ी मुश्किल से महीना निकाल लें। ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि कई बार हम लोग गाँव में आते हैं तो जैसे आप प्रशांत से गुस्से की बात कर रहे हैं, कई बार हम लोग गुस्सा आ जाता है जब ये कोई कहता है कि यार तुमको पैसा मिल रहा है चलो, तो इतना गुस्सा आता है कि यार समझ, अगर पैसा मिल रहा है तुम आओ, तुम क्यों बैठे हुए उधर। सही बात, हम कमा रहे हैं तो आप भी कमाइए। समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं हम लोग, लोगों को शिक्षा के रोजगार पे जोड़ने का काम कर रहे हैं, काम भी सही कर रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, तो तुम किधर बैठे हो, आओ इधर। सही बात, इससे अच्छा काम क्या होगा। आगे तुम ही पैसा कमाओ, टेंट में जाके 2 दिन सूतो, फिर देखो पैसा कैसे तुमको मिल रहा है, कैसे काम कर रहे हो। अभी तक यहाँ पे 35,000 से ज्यादा लोग कैंप में आ गए हैं और 3,000 लोग मात्र टिक के यहाँ पे काम कर रहे हैं, बाकी सब घर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रहना इतना मुश्किल है, सुबह से रात तक यहाँ पे बात करना, काम करना इतना मुश्किल है कि ये आम लोगों की बस की बात नहीं। इसीलिए प्रशांत जब सब कहते हैं कि ये जिस दिन बिहार बदलेगा और किसी की व्यवस्था बने ना बने, सबसे पहले व्यवस्था वाहिनी की बदलेगी, क्योंकि ये वो लड़के हैं जिन्होंने एक विश्वास के तौर पे कि बिहार बदलेगा। अभी बिहार के लोग जो है वो इस विश्वास में है नहीं बिहार बदलेगा नहीं बदलेगा, पर कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा कि बिहार बदलेगा और उस दिन से साथ आ गए जिस दिन से प्रशांत किशोर की परिकल्पना की। तो उन लड़कों के लिए ही बिहार दिखेगा, ऊपर वाले की भी ताकत मिलेगी हम लोगों को, और जो नीचे से हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकत तो मिलेगी ही। इस सबको मिला के आप देखिएगा बिहार बदलेगा। पता नहीं बिहार के लिए बिहार बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन उन लड़कों के लिए जरूर बदलेगा जो लगातार इस विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, एक ना एक दिन बिहार बदलेगा और प्रशांत किशोर के नेतृत्व में ही बदलेगा। क्योंकि इतना बड़ा प्रयास हमको नहीं लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी कोई कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रयास सिर्फ और सिर्फ बुद्धि और पैसे का नहीं है, ये प्रयास बहुत ईमानदारी का है और बहुत गहराई से एक एक चीजों को डिटेल में लेकर हम लोग कर रहे हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक और बात बिहार बदल यात्रा से पहले हम करना चाहते हैं कि जो भी साथी हमारी तरह आके यहाँ पे वॉलंटियरी वर्क करना चाहते हैं, जनसुराज के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, बिहार के बदलाव को जो अब तक पीछे से बैठ के देख रहे थे आगे से फ्रंट से लीड करके करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आइए। एक नंबर भी होगा या समझ भाई के चैनल पे इनका नंबर डला हुआ होगा, उस पर कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा। और बिहार बदलाव यात्रा 20 तारीख से शुरू हो रही है।
हमारा प्रयास रहेगा कि आप सब लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अगर आप नंबर पे मैसेज कर दें या कहीं पे कमेंट में मैसेज कर दें, अपना नंबर दे दें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और चलिए एक बार बिहार की बदलाव यात्रा में हम सब लोग मिलकर साथ करते हैं। सिर्फ हम दो, हमारे और सम भाई से नहीं होगा, शिवम भाई से नहीं होगा, और जो 1000-2000 लोग जुड़े उससे नहीं होगा। अगर लाखों लोग इसके अंदर साथ आ जाएंगे ना, जो काम 6 महीने बाद होने वाला है वो 6 महीने पहले हो जाएगा। 1-2 महीने के अंदर ही हम लोग ताकत दिखाते हैं अपनी, और बिहार बदलाव यात्रा का जो पहला स्तंभ है वो यहीं से शुरुआत करते हैं। आप सब लोग जुड़िए, अपना अपना नंबर, अपना जो भी सवाल पूछना है वो कमेंट के अंदर जरूर पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया वागीश भाई। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे पलायन के बारे में, और हम लोगों ने अगर नौकरी छोड़ी तो क्यों छोड़ी, तो ये स्टोरी हम लोग बात करेंगे। पलायन तो हम लोगों का भी हुआ है, तो इन दोनों को कनेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि पलायन बिहार से कितने लेवल पे हो चुका है, कितने लोग नाउम्मीद होकर बिहार छोड़ के जा चुके हैं, और हम लोग किस उम्मीद से फिर बिहार में आ गए। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का ये चैनल देखने के लिए। जय बिहार। जय जय बिहार।